में डालता नहीं हूँ क्योंकि फिर वो बच्चे उसका मिसयूज करने लगते हैं। तो बारिश की वजह से ये, चलिए आज मैंने रिकॉर्डिंग मोड ऑन कर दिया है, बट इसका मिसयूज नहीं होगा। रिकॉर्डिंग में 24 घंटे के बाद डिलीट कर दूंगा, ठीक है रिफत? ओके सर। रिकॉर्डिंग हमारे यहाँ वो फैसिलिटी देने के लिए कम्प्लीटली उसके लिए मना किया गया है, तो मैं प्रोबेबली डिलीट कर दूँ उसको। इधर देखिए, आप देख लीजिएगा 24 से 48 घंटे बाद मैं डिलीट कर दूंगा। देखिए क्या कह रहा है कि हमारा जो प्रोटीन है, रिकॉर्डिंग ऑन हो चुका है, हमारा जो प्रोटीन है ये क्या है, अमाइनो एसिड का चेन है। अब आप मेरे से पूछिएगा ना, सर कितना अमाइनो एसिड, सर 10 अमाइनो एसिड को जोड़ देंगे तो प्रोटीन कहेंगे? कह रहा है नहीं। 30? कह रहा है नहीं। कह रहा है कम से कम एक प्रोटीन होने के लिए 50 अमाइनो एसिड होना चाहिए। जैसे मान लीजिए A1, A2, A3 एंड ऐसे करके मिनिमम तो 50 अमाइनो एसिड होने चाहिए। कह रहा है सर इससे कम होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो कह रहा है उससे कम होगा ना, तो मान लीजिए 10-20 अमाइनो एसिड है तो उसको शॉर्ट पेप्टाइड कहेंगे। 30-40 है तो लॉन्ग पेप्टाइड कहेंगे। उससे ऊपर है तो प्रोटीन कहेंगे। आई बात समझ में? यस सर। यस सर आगे आते हैं। यस सर। कह रहा है सर अमाइनो एसिड, एक बात याद रखिएगा, हालांकि ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, मैंने इसको लिखा नहीं है। कई जगह पे अलग अलग बातें होती हैं, इसीलिए मैंने उसको लिखा नहीं है कि 50 चाहिए। कॉन्ट्राडिक्टरी है, लेकिन आप जानो मिनिमम 50 होने चाहिए। कह रहे सर ये मैक्रो मॉलिक्यूल है, ऑब्वियस है। अमाइनो एसिड का पॉलीमर है और पॉलीमर तो हमेशा मैक्रो होते हैं। और ये हेट्रोपॉलीमर है। हेट्रोपॉलीमर क्यों है? देखो, मान लो पहला अमाइनो एसिड इसमें ग्लाइसीन है। अगर तुम सब ग्लाइसीन 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 जोड़ते तब तो जाके ये होमोपॉलीमर होता। लेकिन तुम्हें तो पता है कि स्टार्ट कोडोन अलग होता है, स्टॉप कोडोन अलग होता है, बीच बीच में कोडोन अलग होते हैं। स्टार्ट कोडोन से यहाँ पे मान लो कि मैथियोनीन आया, मान लो यहाँ मैथियोनीन आया, तो जरूरी थोड़ी ना है कि अगला मैथियोनीन हो। पता चला अगला ग्लाइसीन आ गया, पता चला उसके बाद एलेनीन आ गया। मतलब इसमें अलग अलग तरह के अमाइनो एसिड आएंगे या नहीं आएंगे बीच में, बोलो तो? यस सर। तो इस वजह से, हालांकि इसको तुम सोच सकते हो, बड़े आराम से सोच सकते हो, इस वजह से अमाइनो एसिड होमोपॉलीमर ना होके हेट्रोपॉलीमर है। देखिए नीट में पूछा हुआ सवाल है, आप लोगों को टिश्यू में मैंने पढ़ा रखा है, सारे बच्चे जानते हैं। 2020 में पूछा गया है कि हमारे एनिमल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एबंडेंट प्रोटीन कौन है? कोलेजन है। ये मैं टिश्यू चैप्टर में पढ़ा देता हूँ। और पूरे अगर बायोस्फीयर में देखोगे तो रूबिस्को है, आपको पता होना चाहिए। सबको पता है कोलेजन और रूबिस्को? बोलिए तो। यस यस सर। सर। हाँ। यस तो सर। यस सर। हाँ ठीक है, अब कह रहा है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखो जैसे प्रोटीन कह रहे हो कि तुम अमाइनो एसिड का चेन है, बड़े ध्यान से सुनना, मैं ना आपको कुछ समझाता हूँ, बहुत आराम से सुनिएगा। होल्ड ऑन, मैं कुछ समझाता हूँ, बहुत आराम से सुनिएगा। कह रहा है सर अमाइनो एसिड का चेन है, जैसे मान लीजिए सर एक अमाइनो एसिड, दो अमाइनो एसिड, तीन अमाइनो एसिड एंड ऐसे करके एन नंबर ऑफ अमाइनो एसिड। सर हर दो अमाइनो एसिड के बीच में बॉन्ड अगर आप देखोगे ना सर, तो बॉन्ड है पेप्टाइड बॉन्ड, है या नहीं है पेप्टाइड बॉन्ड? बोलिए तो। यस सर। यस सर। चलिए, इसी अमाइनो एसिड का हम लोग स्केलेटल फॉर्म देख लेते हैं कि स्केलेटल फॉर्म में कैसा नजर आएगा। स्केलेटल, होल्ड ऑन, स्केलेटल फॉर्म। तो स्केलेटल फॉर्म देखिएगा तो ऐसे सीधे धागे की तरह नजर आएगा। यहाँ पे A1 होगा, यहाँ पे आखिरी होगा, N मतलब लास्ट होगा। अच्छा यहाँ N लिखना था, लास्ट होगा। कह रहा है सर जरा A1 का स्ट्रक्चर बनाओ और AN का स्ट्रक्चर बनाओ। अगर तुम A1 को देखोगे तो A1 ऐसे H लगा होगा, यहाँ पे कार्बोक्सिल होगा, यहाँ पे R होगा, इधर NH2 होगा। आखिरी वाले को देखोगे अगर तुम, तो उसमें इधर NH2 होगा, ध्यान रखना, इधर NH2 होगा, इधर H होगा, इधर कार्बोक्सिल होगा और इधर R होगा। और ये nth नंबर है, ये nth नंबर है, आपको पता है। और ये A1 नंबर है। कह रहा है सर हमने अभी अभी पढ़ा है कि ये लेफ्ट एंड है, दिस इज राइट एंड। तो इस अमाइनो एसिड में जो राइट एंड है वहां पे आखिरी अमाइनो एसिड है, और वो कार्बोक्सिल टर्मिनल है, C टर्मिनल है या नहीं है, बोलो तो? यस 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 सर। 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 और यस जो सर। फर्स्ट अमाइनो एसिड है उसका कौन सा टर्मिनल फ्री है, जरा बताइए तो? एन एन एंड टर्मिनल। टर्मिनल, एन यानी टर्मिनल। लेफ्ट एंड है। और ये एन टर्मिनल है। कह रहा है सर बहुत अच्छे सर, एक ही बार में समझ गए। कह रहा है ये जो धागा जैसा हमारा अमाइनो एसिड का चेन होता है ना, ये कहलाता है प्रोटीन का
प्राइमरी स्ट्रक्चर। जब भी एक प्रोटीन आपको एक धागे की तरह नजर आएगा तो दिस स्ट्रक्चर, इसी स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। ये धागे की तरह होता है। इस स्ट्रक्चर में सिर्फ और सिर्फ दो अमाइनो एसिड के बीच में बॉन्ड कौन सा है बोलो तो? Peptide bond. Peptide bond. इस Peptide. स्ट्रक्चर में Peptide सिर्फ bond. पेप्टाइड बॉन्ड होता है। लेकिन कह रहा है मान लीजिए सर ये धागा है, अब इसको धागा पे ही समझेंगे हम लोग। कह रहा है सर मान लीजिए मेरा मन है कि इस धागे को थोड़ा ऐसे फोल्ड कर दे सर, इस तरह से फोल्ड कर दे, ऐसे ऐसे। तो कहिएगा कि ठीक है सर, टर्मिनल तो अभी भी नहीं बदलेगा, इधर एन और इधर सी। कह रहा अच्छा सर ऐसे फोल्ड कर दिया है जिस तरह से आपने फोल्ड किया है, लेकिन सर आप खुद भी जानते हो कि अगर उसको खींचिएगा आप, चलो मैं जरा फिल्टर ऑफ कर दूं, ये फिल्टर की वजह से ना मेरी वीडियो बफर करती है। रुक जाइए, को फिल्टर ऑफ कर देने दीजिए। क्लासरूम में ही पढ़ा रहे हैं तो फिर क्या ही है, फिल्टर की जरूरत नहीं। हाँ ये क्लासरूम ठीक है, चलो अब आ गया। हाँ मैंने क्या कहा कि अब ये जो हमारा प्रोटीन है, अगर जैसे ये फोल्डेड है, इसको खींचोगे तो ये फिर से सीधा हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो तुम्हारे पास एक धागा था, तुमने इसको फोल्ड करके रख दिया, तब तक कोई आया खींच दिया। मान लो तुमने वो डिजाइन बनाया था, तुम चाहते हो कि वो डिजाइन उसी तरह से, ये जैसे सीधे जलेबी की तरह दिखाई दे रहा है, ऐसे गोल गोल घुमा हुआ, इसी तरह स्टेबल रहे। तो तुम क्या करोगे, इस पार्ट में मान लो ऐसे फेबिक्विक लगा दिया, ऐसे तुमने फेबिक्विक लगा दिया ताकि इसको कोई खींचे तो भी जो है ये सीधा ना हो। अब तुमने इस दूसरे वाले स्ट्रक्चर को स्टेबल बनाने के लिए फेबिक्विक लगाया है बोलो तो? Yes, sir. अब Yes. पहले Yes, sir. ये केमिस्ट्री की भाषा में कहोगे तो पहले से इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड था, लेकिन जब फोल्ड हुआ उस स्ट्रक्चर को स्टेबल करने के लिए हम लोग इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड लाए हैं। कौन सा बॉन्ड लाए हैं बोलो तो? हाइड्रोजन बॉन्ड। Hydrogen. Hydrogen bond. और तुम्हें पता है ये जो स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का जिसमें पेप्टाइड प्लस हाइड्रोजन होता है, इसको कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। कह रहे हैं वाह सर, एक ही बार में सर समझ में आ गया, इसमें कहाँ दिक्कत है, समझ में आ गया। कह रहा है सर इसके बाद कोई और भी स्ट्रक्चर होता है? बिल्कुल होता है। अब मान लीजिए आपका मन है कि नहीं इसको और ज्यादा हम फोल्ड करें, और ज्यादा फोल्ड कीजिएगा तो ये एक तरह से वुलन बॉल की तरह नजर आएगा, इस तरह से ये वुलन बॉल की तरह नजर आएगा, लाइक वुलन बॉल। और इस स्ट्रक्चर को तो स्टेबल करने के लिए और भी सारे हमें देने पड़ेंगे बॉन्ड, सिर्फ पेप्टाइड और हाइड्रोजन से काम नहीं चलेगा। आपको पता है ये हाईली फोल्डेड 3D स्ट्रक्चर जो बॉल की तरह है, इसको हम लोग टर्सियरी स्ट्रक्चर कहते हैं। मैं उम्मीद करूं कि आप समझ गए हैं टर्सियरी स्ट्रक्चर, बोलिए तो। Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes. sir. कह रहा है सर ठीक है सर, अभी तक आप कह रहे हो कि उसी देखो उसी प्रोटीन के चेन को, उसी धागे को हम लोग अलग 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 तरीके से बदल रहे हैं। कह रहे हैं सर मान लीजिए मेरे पास एक बॉल है ऐसे प्रोटीन का, ये एक बॉल है, ठीक है सर, ऐसे ये टर्सियरी स्ट्रक्चर है सर। फिर मान लीजिए सर मेरा दोस्त भी एक बॉल लाया ऐसे टर्सियरी स्ट्रक्चर। मान लीजिए सर कोई मेरा एक तीसरा दोस्त भी ऐसे एक टर्सियरी स्ट्रक्चर लाया, कोई चौथा दोस्त भी लाया। हम लोगों ने क्या किया ना सर, इन सब को जोड़ दिया। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप लोगों ने इसको जोड़ दिया इन चारों को। कह रहा है एक 3D स्ट्रक्चर टर्सियरी, दूसरा तीसरा कई सारे टर्सियरी स्ट्रक्चर को जोड़ने से आपका चौथा नंबर बनता है, जिस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं बोलिए तो? Quaternary structure. Quaternary. Quaternary structure. जी। कह रहा है स्ट्रक्चर की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते जाइएगा, नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी बढ़ते जाएंगे, नए बॉन्ड्स इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे तभी स्ट्रक्चर स्टेबल होगा। कह रहा है सर अब एक काम करो सर, शुरू से पढ़ाओ सर। जैसे आप प्राइमरी के बारे में, ये रफ पार्ट था, ये पूरा का पूरा जो पार्ट है देखिए ये साइड में ये घेर के लिखा गया है कि ये सब रफ पार्ट है। तो आपने सीखा द प्रोटीन्स हैव गॉट primary structure which is a linear structure and which consists only peptide bond, while if this linear structure gets folded and forms and have hydrogen bond, then the structure is called as secondary. And if further Secondary. folds, like a woolen ball, this is called as tertiary structure. When
when two or more tertiary structures are joined together it will form a quaternary structure, and I hope कि आप एक बार में मेरी बातों को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Just wait for a while, जरा पानी पी ले फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ी तबीयत सही नहीं है बारिश वारिश की वजह से, इसलिए मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ, तो आप लोग परेशान नहीं होना। अगर कोई दिक्कत होगी तो पूछ लीजिएगा, हो सकता है उस मूड में ना पढ़ा रहे हो हम जैसे हर क्लास में पढ़ाते हैं। आइए प्राइमरी स्ट्रक्चर पे बात करते हैं। यहाँ देखिए मैंने लिख रखा है, मैं पिंक कलर यूज करूँ ताकि आप समझ जाओ। यहाँ पे मैंने लिख रखा है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सबसे पहला है प्राइमरी स्ट्रक्चर। एक सेकेंड। हाँ जी मैम, ठीक है मैम, कर देता हूँ मैं अभी। एक मिनट रुक जाना आप लोग, जरा अटेंडेंस में भेज दूँ। एक्चुअली जो फर्स्ट लेक्चर किसका था? फिजिक्स। फिजिक्स का। कौन पढ़ाते हैं सर फिजिक्स? फिजिक्स का। सोनू सर। सोनू सोनू। सर। प्रोबेबली वो अटेंडेंस भूल गए हैं तो मुझे शेयर करना होगा, रुक जाइए। थोड़ा सिस्टम भी स्लो काम कर रहा है, ये विंडोज 11 अपडेट हो रहा है बैकग्राउंड में, और इस वजह से सिस्टम मेरा एकदम स्लो ही हो गया है। ना व्हाट्सअप खुल रहा है ना कुछ, पता नहीं क्या चक्कर है। चलो खुला तो। किसी को कोई तकलीफ है तो पूछ लीजिए तब तक। किसी तरह की कोई डाउट है, कोई समस्या है, कोई बात जो पूछनी हो, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन। GMD4 वाले अब क्लासेस अटेंड करना आप लोग शुरू कर दीजिए, छोड़िएगा तो फिर मेरी गारंटी नहीं है। पता चला छोड़े जा रहे हो कि सर तो अभी पीछे ही पढ़ा रहे हैं। तुम्हारे टॉपिक पे हम आ चुके हैं, डायरेक्ट अब लिपिड आगे से पढ़ाना शुरू करेंगे जहाँ पे मैंने छोड़ा था। बहुत जल्द तुम लोग का डाउट सेशन वगैरह सब ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, चिंता नहीं करो। मेरे को पता है कि हाँ अब इस चीज़ें ना बहुत बेतरतीब ढंग से उलझ गई हैं। कई सारे बैचेस मौज हुए ऑनलाइन में इस वजह से। देखिए, बात करते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर पे। अभी अभी आपने पढ़ा कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड होता है, सिंपल होता है, लीनियर चेन होता है। अच्छा, इससे इस प्राइमरी स्ट्रक्चर से हमें प्रोटीन के बारे में क्या पता चलता है? तो ये हमें पोजिशनल इंफॉर्मेशन देता है। पोजिशनल इंफॉर्मेशन कैसे? तो जरा देखिए, एन टर्मिनल पे पहला अमाइनो एसिड ये बता रहा है और सी टर्मिनल पे आखिरी अमाइनो एसिड बता रहा है, देखिए तो। Yes, sir. ठीक है, यस तो वो सर। पोजीशन ही तो हुआ। इसमें दो टर्मिनल होते हैं, एन और सी। एन फर्स्ट अमाइनो एसिड को, सी आखिरी अमाइनो एसिड को, ये भी आपको पता चल गया। कह रहा है सर ये तो नॉन फंक्शनल फॉर्म होता है। नॉन फंक्शनल फॉर्म का मतलब है कि अगर कोई भी प्रोटीन अपने प्राइमरी फॉर्म में है, अगर अपने प्राइमरी स्ट्रक्चर में है, वो काम नहीं करता है। उसको काम कराने के लिए अगर आप चाहते हैं कि एक प्रोटीन काम करे तो आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। आपको उसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। हमारी बॉडी उसमें चेंज करती है, उस प्राइमरी को सेकेंडरी में कन्वर्ट करती है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर से प्रोटीन काम करना शुरू करता है। जब भी कोई प्रोटीन बन के निकलता है तो वो प्राइमरी होता है। उसके बाद उसमें कुछ चेंजेस होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं पोस्ट ट्रांसलेशनल चेंज, PTC, पोस्ट ट्रांसलेशनल चेंज। तब जाके वो कन्वर्ट करता है नए स्ट्रक्चर में, और तब जाके वो काम करता है। समझ में आई बात? Yes, sir. यस सर।
अब कह रहा है कि सर यस देखो सर। सर, अभी अभी आप तो कह ही रहे थे कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसा होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। अब पेप्टाइड होता है, इसके तीन टाइप होते हैं, तीन तरह के सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलते हैं। पहला होता है अल्फा हेलिक्स, दूसरा होता है बीटा प्लेटेड सीट, और तीसरा होता है कोलेजन हेलिक्स। चिंता नहीं कीजिए, इन तीनों का हम फिगर बनाना पसंद करेंगे ताकि आप समझ पाए इन बातों को, ठीक है। तीनों का मैं फिगर बनाऊंगा ताकि आप बहुत अच्छे से मेरी बातों को कैरी आउट कर सको, डोंट वरी, तीनों का फिगर बनाएंगे। रुक जाइए, इधर देखिए, यहाँ देखिए। जैसे मान लीजिए अल्फा हेलिक्स क्या है, जैसे ये एक सीधा स्ट्रक्चर था, प्राइमरी स्ट्रक्चर। इसमें मान लीजिए ये एन टर्मिनल, सी टर्मिनल, इसको आपने क्या किया, इस प्राइमरी स्ट्रक्चर में फोल्डिंग लाई आप। जब इसमें फोल्डिंग लाइएगा तो ध्यान दीजिएगा, इसमें फोल्डिंग लाने की वजह से क्या होगा अगर मैं बताऊं तो, इस तरह से ऐसे ये फोल्ड कर गया। अच्छा पिंक था तो पिंक ही कलर से बनाते हैं, पता चला कलर बदल देंगे तो तुम लोग कंफ्यूज भी कर जाओगे। इस तरह से ये फोल्ड हो गया। अच्छा फोल्ड हो गया, ध्यान दीजिएगा, कुछ गड़बड़ है, एक सेकेंड रुक जाइएगा। एक मिनट रुक जाना, एक मिनट रुक जाना, मेरे को इसका ना थोड़ा सा इसका कर्लिंग चेक कर लेना है, मैं चेक कर लूँ जरा कर्लिंग इसकी, एक सेकेंड बस रुक जाना। राइट हैंडेड तो होता है पर इसकी कर्लिंग किस तरफ होती है वो जरा मैं देख लूँ। ठीक था, पहला ही वाला ठीक था, देखिए ध्यान से, इस तरह से ये रहा एन, ये रहा सी। कह रहे हैं सर फोल्डिंग को स्टेबलाइज कीजिए, तो इसमें ना हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, अभी अभी आपको बता रहे थे। अच्छा देखो, एक ही प्रोटीन का चेन है और उसी में अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, अगर विद इन द मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड बने तो इसको कहते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर, ध्यान दीजिएगा, इसको कहते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्ड। इंट्रा का मतलब मैंने पहले भी बताया है, मैंने कहा था विद इन। इंट्रा का मतलब होता है विद इन द मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड बना है, इसको आप इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कीजिए, कहिएगा क्या है इसकी कहानी पढ़िए। इसमें एक ही पेप्टाइड चेन होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन एक सिंगल है। ये ध्यान दीजिएगा, प्रोटीन्स में जितने भी प्रोटीन्स होते हैं उनमें सिर्फ राइट हैंडेड हेलिसेस पाए जाते हैं। अच्छा राइट हैंडेड हेलिसेस का मतलब क्या होता है, सुनो। दो तरह के हेलिक्स होते हैं, एक राइट एक लेफ्ट। आपको अगर चेक करना है कि राइट कौन सा है लेफ्ट कौन सा है तो सिंपल सा तरीका है, जैसे ये अगर आपको चेक करना है कि हेलिक्स राइट है या लेफ्ट है, तो आप इस थंब को ऊपर करोगे और फिंगर को कर्ल करोगे। अगर कर्लिंग के डायरेक्शन में फोल्डिंग है, अगर कर्लिंग के डायरेक्शन में ही फोल्डिंग है तो आप कहोगे ये राइट हैंडेड है। अगर वो स्ट्रक्चर लेफ्ट हैंडेड होगा तो लेफ्ट हैंड ऊपर करोगे, थंब ऊपर करोगे और फिंगर्स को कर्ल करोगे। अगर उसकी फोल्डिंग इस कर्ल डायरेक्शन में होगी तो तुम कहोगे कि ये लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स है। आया बात समझ में कि राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड कैसे चेक करते हैं किसी स्ट्रक्चर का? Yes, sir. Yes. सिंपल तरीका है। तुम्हें राइट हैंडेड देखना है तो राइट हैंड ऊपर करो, थंब ऊपर करो और फिंगर को कर्ल करो। अगर कर्लिंग के ही डायरेक्शन में उसकी फोल्डिंग है तो वो राइट हैंडेड है। अगर लेफ्ट हैंड ऊपर किया उसकी डायरेक्शन में फोल्डिंग है तो वो लेफ्ट हैंडेड है, फिंगर्स जिधर कर्ल किए हैं। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई। अच्छा, तो तुम्हारे प्रोटीन में सिर्फ ये राइट हैंड वाले और ऐसे कर्लिंग वाले सब पाए जाते हैं, दूसरा कोई नहीं पाया जाता। आप चाहे इसको जैसे मर्जी चेक करो, अगर इसको घड़ी पे चेक करोगे तो ये क्लॉकवाइज होता है। अगर घड़ी पे चेक करोगे, जैसे घड़ी किधर घूमता है, तो राइट हैंड से ही चेक करोगे तो घड़ी की डायरेक्शन क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये चलता है। जैसे घड़ी है तो ऐसे क्लॉकवाइज चलता है, घड़ी ऐसे चलता है, समझ रहे हो बात को, ऐसे चलता है। अगर अगर लेफ्ट हैंड वाले से चेक करोगे तो इस तरह से कर्ल बनेगा, इस तरह से कर्ल बनेगा। देखो ये लेफ्ट हैंड है, थंब इसको ऐसे रखो और कर्ल को घुमाओ तो देखोगे कि ये कर्ल इधर से इधर आ रहा है, मतलब नीचे से ऐसे ऊपर जा रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज है। तो लेफ्ट हैंडेड एंटी क्लॉकवाइज होते हैं। राइट हैंडेड देखो ये राइट है, थंब रखो, फिंगर को कर्ल करो, देखो घड़ी की सुई की तरह ये नीचे गिर रहा है, देखो तो, Yes, sir. चेक कर लो ना अपने हाथ पे, अपने हाथ पे चेक करो, तो तुम्हें पता चलेगा कि राइट हैंडेड हेलिक्स क्लॉकवाइज घूमे हुए होते हैं और लेफ्ट वाले बोलो तो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। Anti-clockwise.
कह रहे सर आप कह ही रहे हो कि जो प्राइमरी था वो तो फंक्शनल नहीं था, अब सेकेंडरी फंक्शनल है। और सेकेंडरी में एक स्ट्रक्चर हमने पढ़ा अल्फा हेलिक्स। इस तरह से कोई प्रोटीन पाया जाता है हमारी बॉडी में? बिल्कुल पाया जाता है। हमारी बालों में जो कैरेटीन प्रोटीन होता है ना, वो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ही शो करता है। उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो अल्फा होता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ मैंने स्क्रीन पे लिख रखा है कि जो हमारे कैरेटीन प्रोटीन है वो कैसे हेलिक्स हैं, तो अल्फा हेलिक्स शो करते हैं। अब कह रहे हैं सर बीटा प्लेटेड सीट क्या है? बीटा प्लेटेड सीट क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए ये एक प्रोटीन की चेन है। मान लीजिए ये एक प्रोटीन का चेन है, ये एन है, ये नीचे वाला सी है, ये साधारण चेन है। ये एक दूसरा चेन है, ये एक दूसरा चेन है। अब दो पेप्टाइड के चेन हो गए। अब दो पेप्टाइड के चेन हो गए। मान लीजिए एक धागा था, दूसरा धागा था, दोनों एक दूसरे के करीब आया, तब तक दोनों आपस में जुड़ गया विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है एक मॉलिक्यूल के अंदर नहीं, दो के बीच बना है। और दो के बीच के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं इंटर मॉलिक्यूलर। इंटर का मतलब होता है इन बिटवीन, इंटर का मतलब होता है इन बिटवीन। तो ये इन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स पाया जाता है। और ये कौन सा बॉन्ड है? तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, इन बिटवीन हाइड्रोजन बॉन्ड है। समझ में आया? Yes, sir. sir. यस सर। अच्छा, ये प्लेट के फॉर्म में तो होता है। जैसे देखो ऊपर मैंने इसका नाम है बीटा प्लेटेड। जैसे ये एक प्लेट, ये एक प्लेट, ये दोनों ऐसे रख दो। जैसे ये एक थाली, ये एक प्लेट, ये एक प्लेट, इन दोनों को ऐसे रखो और इनके बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। इसकी एग्जिस्टेंस ऐसी नजर आती है। समझ रहे हो बात को? इस तरह से प्लेट के फॉर्म में। क्लियर? Yes, sir. देखो यहाँ नीचे लिखा है हैव टू और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन। कह रहा है सर इस तरह से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? अगर फंक्शनल है तो कौन सा प्रोटीन इस तरह से पाया जाता है? तो जो सिल्क में पाया जाता है प्रोटीन, जिसको आप फाइब्रोइन कहते हो, सिल्क प्रोटीन है ये बीटा प्लेटेड फॉर्म शो करता है। क्या मैं उम्मीद करूं कि बिल्कुल ये क्लियर है आप लोगों के लिए? Yes, Yes, sir. sir. अगला है कोलेजन हेलिक्स। हालांकि कोलेजन हेलिक्स तुम लोगों को नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ, आपके सिलेबस में नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, तीन चेन्स होते हैं। जैसे ये मान लो ब्लू वाला चेन है, इसी के साथ एक येलो वाला चेन ऐसे इंटरफोल्ड कर गया, तब तक इसी में एक ग्रीन वाला चेन भी इंटरफोल्ड कर गया। तो जब कई सारे आप देख रहे हो, एक दो तीन, आप देखोगे कि इसमें तीन पेप्टाइड के चेन आपस में ट्विस्टेड हैं, इंटर ट्विस्टेड हैं हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से। इस तरह से आपका कोलेजन प्रोटीन होता है। समझ में आया बात सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो ये था प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर। देखिए नीचे मैंने कुछ कॉन्सेप्ट सिखाया है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का। एक तो सिंपल तरीका मैंने आपको फिंगर कर्लिंग से समझाया, दूसरा स्क्रू पे मैंने समझाया है। नीचे आप देखोगे ये बॉक्स में मैंने स्क्रू मॉडल दिखाया होगा आपको। अच्छा, घर में आप लोग स्क्रू को दीवार में जब इंसर्ट करते हो तो वो अंदर जाता है, चेक किए हो? जैसे ये स्क्रू है, सपोज Yes, कर लो, sir. ये स्क्रू है। जैसे ये देखो ये स्क्रू है, और मैंने क्या किया, मान लो ये मेरा फिंगर दीवार है, मेरे को इसको अंदर भेजना है, तो स्क्रू को मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाऊंगा। स्क्रू को मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाऊंगा, ये अंदर चला जाएगा। आप घुमा के देखो स्क्रू, Yes. जैसे कहीं पे भी आपके सामने स्क्रू होगा, इससे इसको घुमाना तो वो अंदर जाएगा। और उल्टा घुमाओगे एंटी क्लॉकवाइज तो कहाँ निकलेगा वो? बाहर की जगह. बाहर. अच्छा, वो जो तुम क्लॉकवाइज घुमा रहे हो और अंदर जा रहा है, उसको चेक करो तो राइट से लेफ्ट घुमा रहे हो। Yes, sir. Yes, वही है sir. राइट हैंडेड, वही है राइट हैंडेड, राइट हैंडेड। और अगर लेफ्ट टू राइट घुमाओगे तो बाहर निकल रहा है। देखिए तो ये अनइंसर्टेड स्क्रू और इंसर्टेड स्क्रू, और किस तरह से ये इसकी मूवमेंट हुई है, समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. इससे मैंने आपको हेलिक्स समझाने, हालांकि हेलिक्स पकड़ने का तरीका सिंपल मैंने बता दिया है, आप उस पे काम करना, इस पे बहुत ज्यादा फंदे में फंस जाओगे। चेक करना है कौन सा हेलिक्स है, आपको पता चल जाएगा। ये था प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर। आप एक बार फिर से देख लीजिए, अगर कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, तब हम अगले स्ट्रक्चर पे चलेंगे, टर्शियरी पे। सर अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर सर लेफ्ट वाला हुआ ना फिर? लेफ्ट वाला हुआ नहीं, राइट हैंडेड हेलिक्स पाए जाते हैं सिर्फ। आप उसको देखने में कंफ्यूजन कर रहे हो। आप उसको देखने में कंफ्यूजन कर रहे हो। मैं समझ रहा हूँ आप कहाँ कंफ्यूज हो रहे हो, कोई बात नहीं, वो राइट हैंडेड ही है।
प्रोटीन में कह ही दिया, सिर्फ राइट हैंडेड हेलिक्स पाए जाते हैं। चलिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर। अभी अभी मैंने आपको टर्शियरी के बारे में कुछ सिंप्लीफाइड भाषा में समझाया है। टर्शियरी स्ट्रक्चर को हम लोग 3D स्ट्रक्चर कहते हैं। कह रहा है सर, ये देखो सर, साइड में मैंने बनाया भी, एक प्राइमरी था, प्राइमरी से सेकेंडरी बना, और फोल्ड करोगे, हाईली फोल्ड करोगे, ध्यान देना, तो हाईली फोल्ड करोगे तो एक टर्शियरी स्ट्रक्चर बनेगा। कह रहा है सर, लेकिन इस हाईली फोल्डेड टर्शियरी स्ट्रक्चर को स्टेबल करने के लिए एक मिनट रुकना जरा आप लोग। एक सेकंड जरूरी, बीच में ही कहाँ आ जाता है ये। एक सेकंड रुक जाइए, हाँ ठीक है। अब कह रहा है सर, इस हाईली फोल्डेड स्ट्रक्चर को, क्योंकि यहाँ पे ना कुछ चीजें हैं जो मैं आपको समझाऊंगा, इसको छोड़ दीजिए। ये हमारा टर्शियरी स्ट्रक्चर है, आप फिगर में देख रहे हो। कह रहा है सर, ये जो हाईली फोल्डेड स्ट्रक्चर है, इसको तो स्टेबलाइज करने के लिए और भी बॉन्ड्स की जरूरत पड़ेगी। तो बिल्कुल, हाईली फोल्डेड लॉन्ग प्रोटीन चेन है, स्टेबलाइज बाय वेरियस बॉन्ड्स लाइक, कौन कौन सा, कोवैलेंट बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, वांडर वाल फोर्स ऑफ इंटरैक्शन, ईटीसी। इसमें ये बहुत सारे बॉन्ड्स की जरूरत पड़ती है, सिर्फ पेप्टाइड और हाइड्रोजन से ये स्टेबलाइज नहीं हो सकता है। कह रहे ठीक है सर, समझ गए, बात खत्म। तो अगर आपसे कोई पूछे प्राइमरी में कौन सा बॉन्ड होता है, पेप्टाइड, सेकेंडरी में कौन सा होता है, पेप्टाइड प्लस हाइड्रोजन, उसमें भी अल्फा में इंट्रा और बीटा में इंटर इंटर हाइड्रोजन, ठीक है। कह रहा टर्शियरी में कोवैलेंट, डाइसल्फाइड, वान वाल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, जितना मन करे ये सब बॉन्ड बॉन्ड का नाम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कह रहा है सर, टर्शियरी के एग्जांपल बताओ कि हमारे बॉडी में टर्शियरी प्रोटीन्स कौन कौन से होते हैं। कह रहे हो कि फंक्शनल है तो बताओ। कह रहा है देखो, एक होता है बड़ा फेमस, पिगमेंट है, आपके मसल्स में पाया जाता है, नाम है इसका मायोग्लोबिन। मैंने पढ़ाया है आपको मायोग्लोबिन, थोड़ा सा पढ़ाया है मसल टिश्यू में। मायोग्लोबिन क्या है, तो ऑक्सीजन को पकड़ने वाला पिगमेंट है, प्रोटीनीसियस पिगमेंट है। कहाँ पाया जाता है, मसल्स में। मसल्स में। और कौन सा Muscles. स्ट्रक्चर शो करता है ये। टर्शरी। दूसरी टर्शरी। बात दूसरी बात, तुम्हारी एक तो ये मायोग्लोबिन हो गया, पिगमेंट है ये। दूसरा, तुम्हारी बॉडी में पाए जाने वाले जितने एंजाइम हैं वो सब प्रोटीनीसियस ही होते हैं। हालांकि कुछ एक्सेप्शन है, आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आप जानो, बॉडी में जितने भी एंजाइम होते हैं लिविंग वर्ल्ड में, वो सब प्रोटीन के बने होते हैं। तो कहिएगा सर, प्रोटीन में ये कौन से स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, क्योंकि प्रोटीन का तो स्ट्रक्चर होता है। क्या ये प्राइमरी में पाए जाते हैं, कहिएगा प्राइमरी तो सर काम ही नहीं करता है। क्या सेकेंडरी में पाए जाते हैं, नहीं, ये पाए जाते हैं टर्शियरी फॉर्म में। तो जितने भी एंजाइम्स हैं, प्रोटीनीसियस एंजाइम, वो कौन सा स्ट्रक्चर शो करते हैं, जरा बोलिए तो। Tertiary structure. टर्शरी। अब एंजाइम के बारे में इसी चैप्टर में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। फिलहाल जानिए एंजाइम के बारे में थोड़ा बहुत, अगर आप जानते हैं तो जानते हैं। जैसे मान लीजिए ये एंजाइम है, हर एंजाइम पे पॉकेट बना हुआ होता है, जिसको हम लोग एक्टिव साइट कहते हैं। उसी एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट जाके फिट कर जाता है। तो देखिए बगल में मैंने सबस्ट्रेट दिखाया है, दोनों फिट करता है तो बनता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। थोड़ी देर बाद वो एंजाइम उस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करा देता है। अब इसका मतलब है सर कि ये जो 3D वुलन बॉल जैसा स्ट्रक्चर है, इसमें सबस्ट्रेट के बाइंड करने के लिए एक्टिव साइट होगा, होगा या नहीं होगा, बोलो तो। Yes, यस sir. सर। अब कह रहा है कि सर
आपने तो एक सिंपल फिगर एंजाइम का बनाया, उसमें दिखा दिया सबस्ट्रेट को। इस टर्शियरी स्ट्रक्चर में वो कहाँ होगा? तो देखो, जैसे ये 3D स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसमें ऐसे एक पॉकेट लगा देते हैं। देखो देखो, येलो कलर से हम दिखा रहे हैं। दिस इज दिस पॉकेट इज एक्टिव साइट। यही है एक्टिव साइट। अगर ये एंजाइम की तरह काम कर रहा है तो इसमें एक्टिव साइट या पॉकेट होंगे, और उसी पे जाके क्या बाइंड कर जाएगा? सबस्ट्रेट। Great. आई बात सबको समझ में? बोलिए तो। Yes, sir. Yes, sir. तो मैं उम्मीद करूं कि आप प्रोटीन के इन तीनों स्ट्रक्चर में किसी भी तरह की आपको कोई परेशानी नहीं है। चलिए, कह रहे क्वार्टिनरी, अभी अभी हम लोग पढ़े हैं। क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर में क्या होता है? एक चेन नहीं, एक चेन नहीं, एक से ज्यादा चेन। और हर एक चेन प्राइमरी वाला नहीं, ऐसा नहीं जैसे मान लो एक ये प्राइमरी धागा, एक दूसरा प्राइमरी धागा, ये तीसरा प्राइमरी धागा, और तुम चारों को जोड़ दिए। तो देखो, एक दो तीन चार, ये क्वार्टिनरी नहीं है। हर एक धागे का, हर एक धागे का या तो अपना एटलीस्ट सेकेंडरी फंक्शनल फॉर्म में होना चाहिए, या टर्शियरी स्ट्रक्चर होना चाहिए, या तो सेकेंडरी या फिर क्या होना चाहिए? वो किस फॉर्म में होना चाहिए बोलो तो? Tertiary. और उनको जब जोड़ोगे, जब उनको जोड़ोगे तो तुम क्या मिलेगा तुम्हें? बोलो तो। Quaternary structure. Quaternary देखिए, structure. देखिए क्या लिखा हुआ है। व्हेन अ प्रोटीन हैज मोर देन वन सब यूनिट, एक से ज्यादा सब यूनिट, या पॉलीपेप्टाइड का चेन। और चेन प्राइमरी वाला नहीं, क्योंकि प्राइमरी वाला तो नॉन फंक्शनल होता है। इच चेन हैज इट्स ओन सेकेंडरी एंड और टर्शियरी Tertiary. स्ट्रक्चर। बोलिए तो, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. कह रहा है कि सर आपको पता है सर, क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर के बारे में एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया हुआ है। एन मतलब एनसीईआरटी। क्या एग्जांपल दिया हुआ है सर? हेमोग्लोबिन। जानते हैं हेमोग्लोबिन का क्या सीन है सर? इसके पास 4 पॉलीपेप्टाइड के चेन होते हैं। बार बार मैं फिगर बना रहा हूँ, 4 ही दिखा रहा हूँ। 4 पॉलीपेप्टाइड के चेन होते हैं। दो एक जैसे होते हैं जिनको अल्फा कहते हैं, दो एक जैसे होते हैं जिनको बीटा कहते हैं। हालांकि हेमोग्लोबिन और डिटेल में आगे पढ़ाएंगे। देखिए बगल में मैंने फिगर भी बनाया है। देखिए आप देखेंगे कि यहाँ पे ये अल्फा, ये बीटा, ये बीटा, और सबका अपना टर्शियरी स्ट्रक्चर है, देख रहे हैं? और चारों जुड़े भी हुए हैं। Yes, sir. तो ये रहा आपके पास 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, सबका अपना टर्शियरी स्ट्रक्चर। ये है हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर। क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. सर। यस सर। चलो चलते हैं आगे। इसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब आ चुके हो तुम लोग, शायद मैंने यहाँ से पढ़ाना शुरू किया था पिछले, तुम लोग के टाइप ऑफ प्रोटीन पढ़ाया था? नहीं, टाइप ऑफ प्रोटीन ही, फंक्शन ऑफ प्रोटीन पढ़ाना शुरू किया था, है ना? या टाइप ऑफ Yes, प्रोटीन sir. पढ़ाए थे जब तुम लोग आए थे तो ऑनलाइन? टाइप ऑफ प्रोटीन से तो पढ़ा रहे थे, ये टर्शियरी स्ट्रक्चर भी तो तुम लोग को पढ़ाए थे, याद है? ऑनलाइन में पढ़ाया था। यस सर। अरे जीएमडी 5 वाले बोलो बच्चे। यस सर। Yes, sir. यहाँ से तो यस तुम लोग सर। पढ़े थे ना प्रोटीन, आके यहाँ से तो पढ़ना शुरू किए थे ना। Yes, sir. ये मोनोमेरिक प्रोटीन, अब समझ, अब तुम देखोगे तो खुद ब खुद तुमको याद आ जाएगा। मोनोमेरिक पढ़ाए होंगे, ये फर्स्ट क्लास प्रोटीन पढ़ाए होंगे, सेकंड क्लास पढ़ाए थे या नहीं पढ़ाए थे? याद दिला दो मेरे को, मैं भूल गया हूँ कहाँ तक Yes, मैंने। sir. यस यहीं से सर। पढ़ना शुरू किए Yes, थे। sir. एक Yes, लेक्चर sir. जो Yes, मैंने sir. बीच का लिया था वो यहीं से लिया था, ठीक है? Yes, sir. हम्म। इसके बाद मैंने आपको मेन फंक्शन ऑफ प्रोटीन पढ़ाया था एनसीईआरटी से, याद है? ये सब पढ़ाया था फंक्शन ऑफ प्रोटीन, कोलेजन का फंक्शन, ट्रिप्सिन, इंसुलिन, Yes, sir. इन्यूलिन, एंटीबॉडी की तरह भी ये काम करते हैं, याद है? सब पढ़ाया था, Yes, sir. यस सर। ठीक है? Yes, sir. तो और जीएमडी 1 2 3 वाले ये ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, उनका तो ऑलरेडी आगे था, तो उनको घबराने की तो Yes, जरूरत ही sir. नहीं। जीएमडी 5 वालों का सिर्फ पीछे था। और ये इंट्रावास्कुलर क्लॉट ब्लस्टर वगैरह सब समझाया था, एक बार आप देखना, अब आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ आइए। इसके बाद हमने अब क्या क्या पढ़ लिया? जीएमडी 4 और 5, जीएमडी 1 2 3 का रिवीजन है, जीएमडी 4 5 का सिलेबस अब आज से आगे बढ़ना शुरू हो रहा है, अभी तुरंत बढ़ना पड़ेगा। देखिए हमने इंट्रोडक्शन खत्म कर लिया, कार्बोहाइड्रेट खत्म कर लिया, अमाइनो एसिड खत्म कर लिया, प्रोटीन खत्म कर लिया। लिपिड हमने शुरू किया था, और लिपिड में हमने कुछ पढ़ा था, उसको रिकॉल करते हैं क्योंकि हमारा नोट्स उतना ही होगा, देख लेंगे। जीएमडी 5 का जो मिसिंग पोर्शन था कंप्लीट हो गया बायोमोलिक्यूल का, देखो तो, Yes, sir. यस सर। Yes, लिखा sir. भी हुआ है। अब आते हैं लिपिड पे, चलो तुम लोग देख लेते हैं कहाँ तक लिपिड हमने पढ़ा है, एक बार रिकॉल करवाते हैं। लिपिड तुम लोग को बिल्कुल अच्छे से याद होगा, शुरू से पढ़ाना शुरू किया तो उसमें कुछ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। लिपिड इनसॉल्युबल होते हैं, बताने की जरूरत नहीं है।
पानी में नहीं घुलते हैं लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट में घुल जाते हैं, बेंजीन, ईथर में, क्लोरोफॉर्म में। मैंने कहा था कि ये क्या है, पॉलीमेरिक कंपाउंड नहीं है, ये मोनोमेरिक कंपाउंड है और इनका वजन भी हल्का होता है, माइक्रोमोलिक्यूल होते हैं। एक बात बताइए कि बावजूद इसके ये मोनोमेरिक हैं, बावजूद इसके कि ये माइक्रोमोलिक्यूल हैं, ये छन के नीचे आ जाते हैं या ऊपर ही रह जाते हैं? ऊपर आ जाते हैं। ऊपर रह जाते हैं। इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में ये मैक्रोमोलिक्यूल के लिस्ट में देखने को मिला था। यस सर। यस सर। रीजन के साथ सर आपको क्योंकि सारा recycles बनते हैं इनके। क्या कह रही हैं? सर क्योंकि इनके रिसाइकल्स बन जाते हाँ हैं। हाँ हाँ हाँ, रीजन के साथ आपको सारा लॉजिक पता है, कम्युनिकेट कर पा रहे हैं मेरी बातों को। ठीक। Yes, sir. मैंने यस सर। कहा था, आइए रुक जाइए, होल्ड ऑन एक सेकंड, जरा रुकेंगे। अब मैं जरा आपको पढ़ाना क्या है वो मैं देख लूं। मैंने आपको कहा था कि लिपिड सिर्फ फैटी एसिड के बने हुए हो सकते हैं या फैटी एसिड के साथ अल्कोहल भी जुड़ा हो सकता है। मैंने कहा था लिपिड तीन तरह के होते हैं, सिंपल, कॉन्जुगेट, डेराइव्ड। सिंपल में मैंने न्यूट्रल वैक्स बताया था, कॉन्जुगेट का तो अभी पढ़ा ही नहीं है, हमने कुछ लिखा वखा था। सिंपल लिपिड में मैंने कहा था कि ये ईस्टर है फैटी एसिड का अल्कोहल के साथ। आपने पूछा कि सर अल्कोहल, पहले ये बताओ सर, अल्कोहल में ग्लिसरॉल क्या है? अगर आप देखोगे तो मैंने ग्लिसरॉल पढ़ाया था, ये सब याद है आपको थोड़ा बहुत? बोलो तो। Yes, sir. यस सर। ठीक है। अच्छा, मैं ना आप लोगों को 1 मिनट का टाइम देता हूँ, आप एक बार जैसे, चलो मैं एक बार वापस बता देता हूँ। मैंने कहा था कि जो हमारा सिंपल लिपिड है उसके दो टाइप होते हैं, एक न्यूट्रल लिपिड होता है जिसको आप लोग ग्लिसराइड कह रहे थे और दूसरा वैक्स होता है। न्यूट्रल लिपिड किस चीज से बना होता है? तो मैंने कहा था फैटी एसिड और अल्कोहल से। एक स्पेशल अल्कोहल से बना होता है जिसका नाम था, कौन सा नाम था जरा बताओ तो? Glycerol. ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल नाम था। हमने इसके बाद देखा था कि ग्लिसरॉल क्या है, तो ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन है, उस पे 3 OH साइट होते हैं जिस पे आके बाइंड करता है। कौन आके बाइंड करता है? तो वो भी मैंने आपको सिखाया था। फिर हमने देखा था कि फैटी एसिड क्या है। फैटी एसिड क्या है, तो मैंने आपको बताया था लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन है जिसमें एक एंड पे कार्बोक्सिल ग्रुप लगा होता है। याद है ये सब मैंने पढ़ाया था? Yes, sir. यस सर। यस सर। अच्छा, अब इनको दोनों को जब मैंने जोड़ा था तो आप लोगों को याद होगा कि क्या बना था दोनों को जोड़ने से? तो एक ट्राइग्लिसराइड बना था, मैंने ट्राइग्लिसराइड का फॉर्मेशन सिखाया था आपको, और वहां पे ईस्टर बॉन्ड वगैरह बना था। ये सब आप लोगों को याद है? Yes, sir. यस सर। यस सर। मैंने आपको कहा था कि खुद से होमवर्क कीजिएगा डाइग्लिसराइड का और मोनोग्लिसराइड का, याद है? Yes, sir. यस सर। ठीक है, आगे चल सकते हैं आप। Yes, sir. यस सर। GMD4 वाले बच्चे हैं ना सारे मीटिंग में? क्योंकि GMD4 वाले बच्चों का आज से शुरू हो गया है पढ़ाई। GMD4 वाले हैंड रेज करो तो कितने बच्चे हो मीटिंग में? पता चला ये भाग भूग गए, इनका आता पता ही नहीं दिखाई दे रहा है। GMD4 वाले बच्चे हैंड रेज कीजिए जरा। 3 4 5, बस 5 ही बच्चे हैं GMD4 के। कोई बात नहीं, इनका छूटना चाहिए, इनको पता पता ही नहीं है कि ये क्लास भी शुरू हुआ है। 7। ये बताओ, क्लास एकदम कंबल तान के ठंडा में सोए हुए हैं कि विंटर सीजन आ गया, अब एकदम मस्त कंबल तानेंगे और सोएंगे। चलो, हम लोग ना अब, जैसे कई बच्चे GMD 1 2 3 के कह रहे थे सर आप लिख के नहीं पढ़ाते हो, अब उनको पता चलेगा कि हाँ हम लिख के भी पढ़ाते हैं, बस वो कुछ थोड़ा सा बैकलॉग था इस वजह से नहीं पढ़ा रहे थे। देखिए, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फैटी एसिड। फैटी एसिड थोड़ा और डिटेल में, हमने पहले फैटी एसिड पढ़ा है लेकिन थोड़ा और डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। कह रहे सर फैटी एसिड को आप रिप्रेजेंट करना FA से, लिखने में टाइम लगेगा। फैटी एसिड दो तरह के होते हैं, एक होता है, ध्यान दीजिएगा, सैचुरेटेड फैटी एसिड, सुनिए, और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सुनिए, पढ़ाते हैं आपको अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। कह रहे दोनों में अंतर क्या है सर, बताते हैं अंतर। देखो, जैसे मान लो कि मैं, तुम लोग देखते हो मैं पानी पीते रहता हूँ पढ़ाने के बीच बीच में। मान लो मेरी पानी पीने की कैपेसिटी है 2 लीटर, 2 लीटर है, और मैंने 2 लीटर पानी पी लिया, तो मैं हो गया सैचुरेटेड। अगर मेरी पानी पीने की कैपेसिटी है 2 लीटर और मैंने सिर्फ 1 लीटर पानी पिया है, तो मैं हूँ अनसैचुरेटेड। मेरे पास अभी पानी और पीने का स्कोप बचा हुआ है। एक देसी भाषा में समझ में आया सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है?
Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. सैचुरेटेड मतलब तुम्हारी जो मैक्सिमम कैपेबिलिटी है वो भर चुकी है, अनसैचुरेटेड का मतलब तुम अपनी मैक्सिमम कैपेबिलिटी से नहीं भरे हुए हो। कह रहा है सर ये लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन है। फैटी एसिड क्या है? लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन। कह रहा है एक बात जानते हो सर, जैसे मान लो ये कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, ऐसे कार्बन 4, मान लो सर कार्बन एन है। कह रहे सर आपको एक बात पता है सर, हर एक कार्बन के बीच में यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। इस फैटी एसिड चेन में सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, सॉरी सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है। और सर आपको पता है इसमें आखिरी वाला एन है, आखिरी वाले पे कार्बोक्सिल ग्रुप लगा होगा, सिर्फ सिंगल बॉन्ड। कह रहा है सिंगल बॉन्ड, ओनली सिंगल बॉन्ड, हैव सिंगल बॉन्ड ओनली, हैव सिंगल बॉन्ड ओनली। कह रहा है ठीक है सर समझ गए, सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है, आप कह रहे हो तो मान लेते हैं। इसमें क्या होता है? कह रहा है सर इसमें देखो सर, इसमें क्या होता है ना सर, इसमें सिंगल के साथ साथ डबल बॉन्ड भी होता है। जैसे मान लो ये C1 C2 C3 C4, ऐसे मान लो CN जुड़ा हुआ है। कह रहा है मान लो कि इसमें पहला सिंगल बॉन्ड है, दूसरा डबल बॉन्ड, तीसरा भी डबल बॉन्ड, चौथा सिंगल बॉन्ड। कह रहा है सर यहाँ देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सेकंड कार्बन के 3 बॉन्ड बने हुए हैं, सिर्फ एक हाइड्रोजन लग सकता है। थर्ड के चारों बॉन्ड पूरे हो गए हैं, कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगा। Nth पे H और COH। आपने देखा कि इसमें डबल बॉन्ड भी पाया जाता है, एक या एक से ज्यादा, हैव वन और मोर डबल बॉन्ड। समझ में आ रहा है बात? बोलो तो। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अच्छा, अब इसको अनसैचुरेटेड क्यों कह रहे हैं? मान लो तुम इसका डबल बॉन्ड तोड़ दोगे तो और हाइड्रोजन जोड़ सकते हो इसमें? बोलो तो। Yes, sir. यस डबल बॉन्ड तोड़ दो और Sir. हाइड्रोजन जोड़ सकते हो ना आराम से, इसीलिए अनसैचुरेटेड, इसमें हाइड्रोजन जोड़े जाने का स्कोप है। कह रहे आप देखो सैचुरेटेड फैटी एसिड चेन को देखो, हर एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ है? बोलो तो। जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ है। Sir. जरा अनसैचुरेटेड को देखो तो, ऐसा है क्या? No, sir. किस पे नहीं जुड़ा हुआ है? डबल बॉन्ड वाले तो कार्बन। C4 पे भी आएगा ना ये क्या? करते हैं। तो C4 C4 पे पे भी? 3 ही बॉन्ड बन रहे अच्छा कोई ना कार्बन के। कोई ना कोई ना कोई ना कोई ना। अरे ये तो एकदम केजी के बच्चों की तरह हल्ला करने लगे, तुम लोग छूट गया था, बॉन्ड पूरा कर लेना है। ऑल कार्बन इज अटैच्ड टू H एटम, सारे जो है H एटम से जुड़े हुए होते हैं। इधर देखिए, S E S स्पेलिंग में स्पेलिंग की गलती वलती ये सब थोड़ी ना, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग वाली बात होती है। इधर देखिए अनसैचुरेटेड, हालांकि ठीक किया आप लोगों ने, बता दिया, अच्छी आदत है, क्योंकि नोट्स आप लोगों का प्रॉपर बन रहा है ना, कई बच्चे सोचने लगते हैं। इसमें आप देखोगे ऑल कार्बन इज नॉट अटैच्ड, इज नॉट अटैच्ड is not attached with H एटम। आप कार्बन नंबर 3 को देखोगे उस पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, देख रहे हो? Yes, sir. ठीक है। Yes, अच्छा sir. ये पेज खत्म हो चुका है, इसको अगले पेज पे हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अच्छा अगले पेज पे मैंने ये बना ही रखा था, अब जानते हो क्या करना पड़ेगा? ठीक है एक काम करते हैं, मैंने यहीं से शायद पढ़ाने की कमिटमेंट करी थी। आप लोगों के पास एक अच्छा ऑप्शन ये है कि पूरी टेक्नोलॉजी हमारे पास है, यहाँ से हम इसको शिफ्ट कर लेंगे, इस डेटा को, इस डेटा को अगले पेज में शिफ्ट कर लेंगे। कोई बात नहीं है, कट कर लेते हैं। आइए अगले पेज में। अरे यार अच्छा अच्छा, ये पेस्ट कैसे होता है यार, सिट भूल ही गए हम। रुको 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 रुको, बड़ा तामझाम है यार। रुक जाओ, अलग ही लफड़ा है ये, सिस्टम का ना समझ में ही नहीं आता है कि कब क्या हो जाए। चले थे, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, इसको देखने दो, ये पेस्ट कैसे होता है याद ही नहीं आ रहा है। आ गया भाई, कौन से पेज पे ये गया? शायद यहाँ पेस्ट नहीं, पिछले पार्ट से कॉप कट तो मैंने किया है, कट करके गया कहाँ ये? प्लस भी कर देते हैं, नहीं
प्लस बी से भी ये नहीं आ रहा है, आएगा। सर इसको ही मिटा दो, यहाँ से न्यू स्टार्ट कर दो। अरे फिर से लिखना तो पड़ेगा, वो कौन इतना लिखे फिर से वापस। रुको 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 रुको, कुछ करते हैं जुगाड़। वो वाला भी गया। नहीं वो होता है, उसका है कुछ तरीका है पेस्ट करने का। कट है, अभी हो जाएगा ये, रुक जाइए। मैंने उसको कई बार यूज किया हुआ है, पता नहीं क्यों आज मिस कर रहे हैं। रुको, हटाओ, पता नहीं कहाँ गया। चलो एक बार फिर से बना ही देते हैं, इतना ताम झाम कौन करे। मिल ना समझ में आता है ये सब चीज। इधर देखो, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जोड़ते चलो, हाइड्रोजन जोड़ते चलो, हाइड्रोजन जोड़ते चलो, आखिरी पे क्या जोड़ोगे? कार्बोक्सिल। यहाँ C1 C2 जितना मन करे, C3, कुछ पे डबल बॉन्ड दिखाओ, कुछ पे डबल बॉन्ड दिखाओ, N दिखाओ। हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, चार हो गया इसका, कोई डबल बॉन्ड नहीं। यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन COOH। यहाँ हमने लिखा सिंगल बॉन्ड ओनली, यहाँ लिखा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। यहाँ हमने लिखा ऑल C एटम, ऑल C एटम इज, all C atom is attached with H atom। और यहाँ हमने देखा all C atom is not attached with H atom। इतनी बात सबको समझ में आ गई थी, बताइए तो। Yes, sir. यस सर। यस सर। देखो, नेचर में जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं ना, जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, इनकी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होती है। द सिंगल बॉन्ड को तोड़ना आप पढ़ोगे, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड ये सब कॉन्सेप्ट सीखोगे तो तुम्हें पता चलेगा, इनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट अगर किसी चीज़ का ज़्यादा होने का मतलब ये है कि कम टेम्परेचर पे वो पिघलेगा नहीं। जैसे मान लो अभी रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, तुम घी को देखोगे तो वो सॉलिड फॉर्म में है, बटर को देखोगे तो सॉलिड फॉर्म में है, वहीं पे तुम्हारा सरसों का तेल, रिफाइन सोयाबीन तेल लिक्विड फॉर्म में है। इसका मतलब एक ही टेम्परेचर पे एक सॉलिड एक लिक्विड है। मतलब सरसों तेल का, मस्टर्ड ऑयल का मेल्टिंग पॉइंट कम है तभी तो पिघल गया है, जमा नहीं है। जबकि घी का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। आपको पता है, ये हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले जेनरली सॉलिड होते हैं। जेनरली ध्यान दीजिएगा, जेनरली ये सॉलिड होते हैं। और सॉलिड होने की वजह से आप देखोगे कि जो बटर है, जो घी है, इनमें जो फैटी एसिड पाया जाता है, फैटी है वो, उनमें जो फैटी एसिड पाया जाता है वो सैचुरेटेड फैटी एसिड पाया जाता है। जबकि जो सेकंड वाला है, इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। और लो मेल्टिंग पॉइंट वाले जितने भी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होते हैं, उन 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 फैट के प्रोडक्ट में क्या पाया जाता है, जरा बताइए तो? Unsaturated. अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी फैटी एसिड। एसिड। अब जैसे मान लो तुम्हारा मस्टर्ड ऑयल है, मान लो तुम्हारा मस्टर्ड ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, ये सब लिक्विड फॉर्म में होता है, मतलब उसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। कह रहा चलो सर समझ में आ गया। कह रहा सर सैचुरेटेड फैटी एसिड जम जाता है, जमा हुआ होता है, सॉलिड होता है, इसकी एक टेंडेंसी है। क्या टेंडेंसी है? तो जैसे मान लीजिए सर हम लोग खूब सारा बटर खा रहे हैं, घी खा रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये ब्लड वेसल है, ये इसकी डायमीटर है, दिस इज ल्यूमेन, या आप कह लीजिए डायमीटर है, ये ल्यूमेन है, ये डाया या फिर डायमीटर है। ठीक, यही डायमीटर है। कह रहे सर सैचुरेटेड फैटी एसिड बटर घी वगैरह में पाया जाता है। इनकी एक टेंडेंसी होती है कि ये हमारे ब्लड वेसल में जाके जमा होते हैं।
ऐसे ये मान लीजिए जमा हो रहा है धीरे सर धीरे ऐसे स्क्रीन फ्रीज हो गई है। स्क्रीन कितने लोगों की स्क्रीन फ्रीज कर गई है? चलिए सिर्फ आपकी की है, मैं वापस स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, कोई बात नहीं है। अच्छा आप लोग 1 मिनट रुको, मैं आता हूँ, बस 1 मिनट रुको, मैं आता हूँ। आप लोग तब तक इसको देखो, लिखना चाह ऐसे लिखने के लिए तो मैं नहीं देता हूँ टाइम। हाँ 1 मिनट देखो इसको, मैं आता हूँ। 1 मिनट देखो बस। मैं जरा वीडियो ऑफ करता हूँ, वीडियो ऑन होगा तो समझ जाना आ गया है। दानिश देखिए तो अभी भी स्क्रीन फ्रीज्ड है या फिर अब दिखाई दे रहा है आपको? दानिश यस अब दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है। ठीक है, इधर देखिए। मैंने क्या कहा कि ये जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है इनकी एक आदत होती है। आदत क्या होती है कि हमारे ब्लड वेसल में जाके ये जमा हो जाते हैं। अब जैसे मान लो कि ये ब्लड वेसल था, इसमें ये एस एफ ए जाके जमा हो गया। एस एफ ए बोले तो सैचुरेटेड फैटी एसिड। अब हुआ क्या कि ध्यान से देखो, यहाँ पे इस ब्लड वेसल में रास्ता ज्यादा है, जहां ये जमा हुआ है वहां से ये नैरो हो गया है ल्यूमेन, देखो तो। यस सर। यस सर। घर पे कभी फूलों में पानी डाले होगे, देखो एक पाइप होता है, या फिर बाइक वाइक धोए होगे, गाड़ी वाड़ी धोए होगे, पाइप होता है। पाइप से पानी निकल रहा होता है, जब उसकी डायमीटर बड़ी होती है, जैसे ही पाइप को दबाते हो प्रेशर तेज हो जाता है। यस सर। यस सर। यस सर। पाइप को दबा रहे हो तो तुम उसका डायमीटर छोटा कर रहे हो, उसका ल्यूमेन छोटा कर रहे हो। जितना ज्यादा दबा रहे हो प्रेशर उतना ज्यादा बढ़ जा रहा है। जब ये पाइप है, इस पाइप में अगर अंदर से कुछ जमा होगा, इसका ल्यूमेन छोटा होगा, इसमें प्रेशर बढ़ जाएगा। देयरफॉर इसमें क्या हो जाएगा? इंक्रीज इन प्रेशर। तो अगर मान लो खूब मस्त बटर घी खा रहे हो, तो चर्बी वाला खाना खा रहे हो, जाके यहाँ जमा होगा और ये प्रेशर बढ़ाएगा, मतलब हाइपर टेंशन करेगा। समझ रहे हो बात को? हाइपर टेंशन कैसे करेगा बोलो तो? यस सर। कह रहा है सर ये तो बड़ा गड़बड़ कंडीशन है। अच्छा मान लो कि तुम खूब, जैसे देखते हो ना मोटा ताजा लोग जो बटर फैट वैट खूब खाता है, ऐसे भी हाइपरटेंशन का मरीज हो जाता है। क्यों हाइपरटेंशन का मरीज होता है? इसी कारण से होता है। कह रहे मान लीजिए सर, यही कहा जाता है हाइपरटेंशन के मरीज को गुस्सा नहीं करने के लिए। मान लीजिए सर हाइपरटेंशन का मरीज गुस्सा किया है, जैसे पानी का पाइप है, अंदर से क्या हो रहा है, उसमें कचरा भर गया है। कचरा भर गया है, मान लो ब्लड आ रहा था, ठीक है, एक बार क्या हुआ, ब्लड बहुत ज्यादा तेज से आया। अब ब्लड का प्रेशर ज्यादा है, मान लो तुम्हारा दिल ज्यादा जोर से ब्लड पंप कर रहा है, तुम गुस्सा हुए, ये तेजी से पंप करने लगा, ब्लड ज्यादा जोर से भेज रहा है। पाइप है छोटा, उस पे धक्का ज्यादा लगेगा, पाइप फट जाएगा। समझ रहे हो बात को? बोलो तो।
Yes, sir. तो Yes, sir. हाइपरटेंशन का मरीज जब गुस्सा करता है ना तो उसका ब्लड वेसल फट सकता है। अगर ब्रेन में पाए जाने वाले ब्लड वेसल फटे तो इसको कहते हैं ब्रेन हेमरेज। हेमरेज का मतलब होता है ब्लड वेसल से ब्लड का लॉस होना। सुना है आपने? बोलिए तो। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. आप क्या कहोगे कि क्योंकि इनकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होती है, इनका कैसा टेंडेंसी होता है? हैव डिपॉजिटिंग टेंडेंसी। कहाँ पे डिपॉजिटिंग टेंडेंसी होता है? Blood vessels, sir. ठीक, इन ब्लड वेसल में। ब्लड वेसल। कह रहे सर समझ गए सर। तो क्या किसी को सजेस्ट करोगे कि हाँ तुम ऐसा फैटी एसिड खाओ? कैसा फैटी एसिड खाने से मना करोगे उसको, बोलो तो? Saturated. सैचुरेटेड। सैचुरेटेड। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं इसमें, जैसे आप चेक कर लोगे किसी भी फैट प्रोडक्ट का कॉम्पोजिशन, कौन से फैटी एसिड हैं। जैसे पामेटिक एसिड है, स्टीयरिक एसिड है। दिवांशी माइक ऑफ कर लीजिए फिर ऑन कर लीजिएगा। स्टीयरिक एसिड है, बैकग्राउंड से नॉइज आता है थोड़ा थोड़ा। फिर है ब्यूटायरिक एसिड, फिर है ब्यूटायरिक एसिड। तो ये सब जो फैटी एसिड है ये डिपॉजिटिंग टेंडेंसी शो करते हैं। आते हैं अनसैचुरेटेड पे। थोड़ा अनसैचुरेटेड को और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। बोलिए तो किसी को सैचुरेटेड फैटी एसिड में कोई तकलीफ? नो सर। No. अच्छा, अनसैचुरेटेड को तुम यूएफए कहोगे, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। यूएफओ नहीं कह देना। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं थोड़ा अलग से और डिटेल में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, यूएफए। कह रहा है पढ़ाओ सर। चलो, आज तो यार ओले गिर रहे हैं, भयंकर बड़े बड़े ओले गिर रहे हैं जम्मू में। इतने ओले तो मेरे को नहीं लग रहा है मैंने 2-3 सालों में देखा है जितना आज गिर रहा है। गिरता है इतना? हर साल गिरता है क्या? No, sir. इतना No, नहीं गिरता sir. है। आज No, बहुत sir. ज्यादा बड़े बड़े ओले गिरे हैं, एकदम पूरी रोड पे पानी ही पानी नजर आ रहा है। देखो, दो तरह के अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। एक होता है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसको आप मूफा कहिएगा। और एक होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसको आप पूफा कहिएगा। मोनो है और एक है पॉली। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से। मोनो का कहानी ये है, मोनो का कहानी ये है। अच्छा, इसको पूफा फूफा जी नहीं पढ़ लीजिएगा, ये पूफा है। मोनो की अगर मैं बात करूं, कह रहा है इस, अब डबल बॉन्ड तो होगा इस अनसैचुरेटेड में। कितने डबल बॉन्ड? तो कह रहा है अगर एक डबल बॉन्ड होगा तो इसको मोनो का मतलब एक ही होता है, हैव ओनली वन डबल बॉन्ड। इसमें एक ही डबल बॉन्ड वो होता है। पीछे धड़ा आवाज आ रही है बोले पढ़ने की। इसका एग्जाम्पल है, तुम लोग तो आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। यस सर। अरे Yes, तुम्हारे sir. घर का नहीं, मेरे हेडफोन से भी आवाज आ रहा है ओले गिरने का। Yes, sir. Yes, sir. इतना महंगा हेडफोन है ससुरा, इसमें नॉइज कैंसिलेशन नहीं है। तुम लोग तक आवाज चला जा रहा है, हम सोच रहे थे कि तुम लोगों तक आवाज नहीं जा रहा होगा। क्या फायदा। खैर कोई बात नहीं। मैं सोच रहा था कि कम से कम इसमें बैकग्राउंड नॉइज तो कैंसिलेशन होगा, पर इसमें आवाज चली जा रही है। इधर देखो, कह रहा है कि सर इसका एग्जांपल है ओलेइक एसिड। उसकी चेन में सिर्फ एक डबल बॉन्ड होता है, लेकिन अगर डबल बॉन्ड एक से ज्यादा है तो उसको क्या कहोगे? फूफा। फूफा Yes, हैव sir. मोर देन वन डीबी। डीबी लिखूं चलेगा? डीबी लिखूं चलेगा? Yes, Yes, sir. sir. ठीक, सुनो मेरी बात को, यहाँ लिखी दी है वरना दोबारा पूछोगे डीबी क्या है सर। एक बात समझो, तुम जैसे देखोगे ना सफोला गोल्ड वाला वगैरह का ऐड आता है, जो दिल के मरीजों वाला ऐड आता है कि भाई आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है, तो उस पे देखना उस पे मूफा पूफा लिखा रहता है। अलग अलग टाइप के जो फैटी प्रोडक्ट्स होते हैं, अनसैचुरेटेड तो बढ़िया है ही, उस पे भी लिखा रहता है मूफा रिच्ड, मूफा इनरिच्ड आयल। किसी पे लिखा होगा पूफा इनरिच्ड आयल। पूछिएगा सर हमारे लिए कौन बढ़िया है, बताएंगे। एक तो सैचुरेटेड फैटी एसिड खाओ, डिपॉजिटिंग टेंडेंसी नहीं होती है। आपके लिए कौन बढ़िया है वो बताते हैं। कह रहे सर मूफा पूफा का एग्जांपल बताओ। तो देखो, पूफा का एग्जांपल है लाइनोलेइक एसिड। दूसरा एग्जाम्पल है लाइनोलेनिक एसिड। तीसरा एग्जाम्पल है, ध्यान दीजिएगा, एराकीडोनिक एसिड। चौथा एग्जाम्पल है सर्वोनिक एसिड। कह रहा है अच्छा सर समझ गए सर, लाइनोलेइक, लाइनोलेनिक, एराकीडोनिक, सर्वोनिक। कह रहा है लाइनोलेइक में दो डबल बॉन्ड होते हैं,
एक से ज्यादा तो दो होते हैं। लाइनोलेनिक में 3 डबल बॉन्ड होते हैं, एरेकिडोनिक में 4 डबल बॉन्ड होते हैं, और सरवोनिक में ध्यान रखिएगा 6 डबल बॉन्ड होते हैं। आपको एक बात पता है, आपकी बॉडी में लाइनोलेइक, लाइनोलेनिक और एरेकिडोनिक नहीं बनते हैं, इसलिए इन फैटी एसिड्स को लाने के लिए आपकी बॉडी में इनका खाने में होना जरूरी है। इसीलिए ये एसेंशियल फैटी एसिड है। कैसे फैटी एसिड है बोलिए तो? Essential fatty acids. अच्छा, ये एसेंशियल फैटी एसिड है। अच्छा, अगर मैं आपको बताऊं, एसेंशियल का मतलब मैंने पहले ही बताया है, ये कहाँ हो? अमाइनो एसिड में मस्ट प्रेजेंट इन आवर डाइट, मस्ट प्रेजेंट इन आवर डाइट। कह रहे ठीक है सर, समझ गए सर, आगे बताओ। कह रहे जानते हो एक बात, जैसे मान लो कि तुम कोई खाना खाए, उसमें एरेकिडोनिक नहीं था, लाइनोलेनिक भी नहीं था, अगर मैं बता रहा हूँ, लाइनोलेनिक भी नहीं था, लेकिन लाइनोलेइक था, पहला वाला था। तुम्हारी बॉडी को अगर तुम लाइनोलेइक भी दोगे तो वो बाकी दोनों बना लेगा, लेकिन मान लो तुमने एरेकिडोनिक दिया बॉडी को, वो बाकी दोनों नहीं बना पाएगा। इन तीनों में सबसे ज्यादा एसेंशियल है लाइनोलेइक, क्योंकि उससे तुम्हारी बॉडी बाकी एसेंशियल अमाइनो एसिड को भी बना सकती है। तो समझ में आया, लाइनोलेइक इज द मोस्ट एसेंशियल अमाइनो एसिड। बोलो तो Yes, sir. Yes, sir. क्यों मोस्ट है, बोलो तो? सर ये बाकी भी प्रोड्यूस कर लेता है। ठीक, फॉर्म्स other essential फैटी एसिड, दूसरे फैटी एसिड को भी ये बना लेता है। कह रहा है सर, अनसैचुरेटेड के बारे में हम लोग जानते हैं किसकी डिपॉजिटिंग टेंडेंसी कम होगी? सबसे लीस्ट डिपॉजिटिंग टेंडेंसी मोनो से भी कम डिपॉजिटिंग टेंडेंसी पूफा की होगी। एटलीस्ट कम, करीब करीब ये डिपॉजिट होता ही नहीं है। कितना बढ़िया है। तो मान लीजिए अगर आप पूफा रिच्ड आयल खा रहे हैं तो आपके सेहत के लिए, आपके दिल के लिए बहुत बढ़िया है या नहीं है, बोलिए तो? Yes, sir. Yes, अगर sir. अगर Yes, sir. अगर 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 आप दिल के मरीज हैं, अगर आप हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं, अगर आपके पास कोई पेशेंट आया डॉक्टर बनने के, डॉक्टर आप जब बन गए तो पेशेंट आया और हाइपरटेंशन का मरीज है, कह रहा है डॉक्टर साहब हमारा ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है, तो आप उसको कहिएगा कि भाई जाओ बाजार से पूफा रिज्ड आयल खरीद के खाया करो, वो डिपॉजिट नहीं होगा, धीरे धीरे तुम्हारे आर्टरीज और जो ब्लड वेसल है वहां से फैट हटेगा, चर्बी हटेगी, प्रेशर धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो जाएगा, और खाने लगेगा। पता चला बटर घी, बोल दोगे कि जाके मूफा खाओ, जाके उसको बोलोगे कि एसएफए खाओ, सैचुरेटेड फैटी एसिड खाओ, मर जाएगा बेचारा, कभी ब्लड वेसल फट जाएगा। मतलब एज अ डॉक्टर, एज अ फिजिशियन, तुम पूफा सजेस्ट करोगे अपने मरीजों को। किस तरह के मरीजों को? तो दिल के मरीजों को और हाइपरटेंशन के मरीजों को। समझ में आई बात? Yes, sir. तो देखिए मैं लिख रहा हूँ, पूफा इज सजेस्टेड बाय फिजिशियन। फिजिशियन जानते हैं ना, डॉक्टर होता है, फिजिसिस्ट नहीं होता है वो। पता चला फिजिशियन लिख दिया, उधर फिजिसिस्ट समझ रहे हो, क्या डॉक्टर बनोगे फिर तुम? पूफा इज सजेस्टेड बाय फिजिशियंस टू टू कार्डियो वास्कुलर एंड hypertension patients, as it has least depositing tendency, as it has least depositing, बोलो तो क्या है least depositing tendency? Tendency. तो ये थी कहानी आपके फैटी एसिड की विथ डिटेल। जैसे अगर आप, मैं आपको इसमें एग्जांपल बताऊं कि पूफा रिज्ड आयल कौन कौन से होते हैं, तो सनफ्लावर आयल आ जाता है, सनफ्लावर आयल आ जाता है इसमें, वो पूफा रिज्ड होता है। तो आप देख लीजिए, अगर कोई तकलीफ है तो आप पूछ सकते हैं, वरना हम लोग इसके बाद, हमारा ट्रू लिपिड ग्लिसराइड समाप्त हो चुका है, हम लोग वैक्स पढ़ेंगे, सिंपल लिपिड का दूसरा टाइप वैक्स पढ़ेंगे। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड की वजह से हार्ट पेन हो सकता है? दिल में नहीं, दिल में पेन तो नहीं हो सकता है। आप कैसे, अगर दिल के ब्लड वेसल में जमा होगा तो हार्ट अटैक का भी खतरा बढ़ेगा, वो हो सकता है, कैसे? बिल्कुल। पढ़ाएंगे आगे ये सब।
आपको कुछ बीमारी है पढ़ाएंगे, जैसे एक है एथीरोस्क्लेरोसिस। एथीरोस्क्लेरोसिस है, उसमें उसमें पढ़ाएंगे ये चीज़ हार्ड टॉपिक में। अब जो है हम लोग ट्रू लिपिड कह रहे हैं, सिंपल लिपिड का सेकंड टाइप पढ़ने जा रहे हैं, और वो सेकंड टाइप है वैक्स। क्या है जरा बताइए तो। वैक्स। वैक्स क्या है? कह रहा है ये भी है फैटी एसिड का ईस्टर, आर ईस्टर ऑफ फैटी एसिड, फैटी एसिड विद अल्कोहल, विद अल्कोहल। कह रहा है सर ठीक है सर, अल्कोहल के साथ ईस्टर होगा। अगर ग्लिसरॉल होता तो तुम इसको ग्लिसराइड या ट्रू लिपिड कहते, लेकिन ग्लिसरॉल को छोड़ के कोई दूसरा अल्कोहल, आर ईस्टर ऑफ फैटी एसिड विद अल्कोहल अदर देन ग्लिसरॉल। क्योंकि अगर ग्लिसरॉल होगा तो वो क्या कहलाएगा? ट्रू लिपिड कहलाएगा, ग्लिसराइड कहलाएगा, अदर देन ग्लिसरॉल। इसी को कहते हैं वैक्स। कह रहा है अच्छा सर एग्जाम्पल पढ़ाओ सर, कहाँ कहाँ वैक्स पाया जाता है। तो सबसे पहला वैक्स तुम्हारे कानों में पाया जाता है, उसको हम लोग ईयर वैक्स कहते हैं या सेरियोमीन कहते हैं। जानते हैं ना सेरियोमीन कहते हैं। यस सर। आपको अगर नहीं पता है तो थोड़ा सा जान लीजिए, ये आपका कान है, दिस इज कान, दिस इज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। मान लीजिए ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को ही हम लोग ईयर ड्रम भी कहते हैं, ईयर ड्रम कहते हैं। और आपको पता है यहाँ पे, यहाँ की जो इपिथीलियम होती है, इस कनाल की इपिथीलियम, यही यहाँ पे वैक्स प्रोड्यूस करती है, दिस इज वैक्स। तो ये रहा आपका कान का वैक्स। कह रहा है सर दूसरा एग्जाम्पल बताओ, इसमें बहुत ज्यादा तामझाम हम नहीं कर रहे हैं, दूसरा एग्जाम्पल। कह रहा है सर ऐसा है ना सर, कुछ प्लांट्स में भी वैक्स पाया जाता है। कहाँ वैक्स पाया जाता है समझाते हैं। जैसे मान लो कमल का फूल तुम लोग सुने होंगे। कमल का फूल जो है, जैसे मान लीजिए ये पानी है, मान लीजिए ये पानी है, और हुआ क्या, यहाँ पे एक फूल है, सपोज कीजिए ये एक फूल है। मान लीजिए कमल का फूल हमको उतना बढ़िया बनाने नहीं आता है, जैसे मान लीजिए ये लगा हुआ है पत्ता इसमें, ठीक है, ये लगा हुआ है पत्ता, और ये भी लगा हुआ है पत्ता, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ये भी पत्ता लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये जो कमल का फूल है, ये एक तरह से हाइड्रोफाइट है, हाइड्रोफाइट है या नहीं है बोलो तो। यस सर। यस सर। हाइड यस सर। यस देखो, सर। हाइड्रो का मतलब पानी, हाइड्रो का मतलब पानी, और फाइटा का मतलब प्लांट, पानी में पाया जाने वाला प्लांट है। कह रहा है सर इसका पत्ता तो सर दिन भर पानी में ही रहता है। अगर तुम धनिया पत्ता को पानी में डालोगे तो सड़ जाता है या नहीं सड़ जाता है बोलो तो। यस यस सर। सर। वाह, यस सर। यस धनिया सर। पत्ता सड़ जाता है और तुम्हारा कमल का पत्ता नहीं सड़ता है, ऐसे कैसे? कह रहा सर है ना सर उसका कारण सर, जानते हैं ये जितने भी पानी में डूबे हुए प्लांट होते हैं या फिर सबमर्ज्ड होते हैं, फूल ऊपर पत्ता नीचे, तना नीचे, स्टेम नीचे, इनके ऊपरी लेयर पे, जैसे मान लो तुम्हारी स्किन है, मैं इस पे वैक्स लगा दूं तो पानी डालोगे तो पूरा पानी फिसल जाएगा। इनके ऊपरी सतह पे, ये जैसे पत्ता है, इस पे, इस पत्ता की ऊपरी कवरिंग जो होती है वो क्यूटिकल कहलाती है, उस पे वैक्स पाया जाता है जो उसको सड़ने से बचाता है। तो समझ में आया, प्लांट वैक्स जो है प्लांट्स में क्या बनाता है बोलो तो, क्यूटिकल बनाता है, फॉर्म्स क्यूटिकल ऑफ इपिडर्मिस, एपिडर्मिस। और क्यूटिकल कहाँ कहाँ पे, तो लीफ में, स्टेम में, क्योंकि वही सब तो पानी में डूबे होते हैं, उन पे बनाता है, उसमें पानी नहीं टिकता है, ध्यान रखिएगा। अगला है वैक्स का एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, तो जो तुम्हारा स्किन आयली हो जाता है, आए दिन आयली स्किन हो जाता है, मेरा बहुत आयली स्किन है, तो वो भी क्या है, एक तरह से वैक्स ही है। और ये सेबम को कौन प्रोड्यूस करता है बॉडी में? सेबेसियस ग्लैंड। पढ़ाए हैं या नहीं पढ़ाए हैं टिश्यू में? अरे नहीं पढ़ाए यस हैं। सर। सर। तो सेबम जो है आयल है, सेबेसियस ग्लैंड प्रोड्यूस करते हैं, उनको आयल ग्लैंड भी कहते हैं। स्वेट ग्लैंड होते हैं जो तुम्हारी बॉडी में पसीना प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद कह रहा है सर कुछ और एग्जांपल बताओ। देखो वैक्स का जो सबसे फेमस एग्जांपल तुमने अब तक सुना होगा कभी भी अपनी लाइफ में, वो सुना होगा कि मधुमक्खियों से, मधुमक्खी पालन करते हैं तो हमें वैक्स मिलता है, सुना है? यस यस सर। सर। इसका एक यस खास सर। नाम है, इसका नाम है हेक्साकोसाइल पामीटेट। कहिएगा ना सर,
छोड़ो सर, इसका नाम हटाइए, पहले बात करते हैं बी वैक्स पे। मान लो तुम किसान हो, तुमने मधुमक्खी पालन यानी एपीकल्चर किया। बोलोगे सर एपीकल्चर क्यों पढ़ा रहे हो? पढ़ना है, क्लास 12th में जब आइएगा तो आपको पढ़ना है स्ट्रेटजीज वाले चैप्टर में। आप जानिए, मधुमक्खी पालन से तुम सोचोगे कि हम लोग तो शहद के लिए ही पालते होंगे, नहीं। मधुमक्खी पालन से मेन प्रोडक्ट जो मिलता है वो वैक्स है, सेकेंडरी प्रोडक्ट हमें शहद मिलता है। तो ध्यान रखना, बी वैक्स जो है ये प्राइमरी प्रोडक्ट है। कैसा प्रोडक्ट है बोलो तो? एपीकल्चर का प्राइमरी प्रोडक्ट। प्राइमरी याद रखना, बहुत फेमस क्वेश्चन है, पूछा गया है। जबकि अगर मैं बात करूं, इसका सेकेंडरी प्रोडक्ट क्या है? सेकेंडरी प्रोडक्ट इज हनी। हनी जो है, शहद जो है, वो सेकेंडरी प्रोडक्ट है। कह रहा है सर कुछ और नहीं बताओगे? बिल्कुल बताएंगे। कह रहा जानते हैं एक बात, बी वैक्स को, मधुमक्खी 3 तरह की होती है, आपको पढ़ाएंगे हम जेनेटिक्स मधुमक्खियों की क्लास 12th में। 3 तरह की होती है, एक क्वीन होती है, एक ड्रोन होता है, एक वर्कर होता है। वर्कर हनी बी के एब्डोमेन वाले ग्लैंड वैक्स प्रोड्यूस करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, प्रोड्यूस्ड बाय एब्डोमिनल ग्लैंड ऑफ वर्कर हनी बीज। समझ में आ रही है बात? बोलिए तो। यस सर। यस सर। कह रहे सर कुछ और बताओ सर। तो अभी अभी आपने वैक्स में ऊपर लिखा था कि फैटी एसिड और अल्कोहल के जुड़ने से बनता है, बीच में ईस्टर बॉन्ड बनेगा, लेकिन अल्कोहल कौन सा नहीं होना चाहिए? ग्लिसरॉल। यहाँ देखिए, जानते हैं ये एक बड़े फेमस अल्कोहल के जुड़ने से बनता है, वो ग्लिसरॉल नहीं है, वो है मायरिकल अल्कोहल। इज ईस्टर ऑफ मायरिकल अल्कोहल विथ एक फैटी एसिड है, उसका नाम है पामिटिक एसिड। मतलब ये रहा फैटी एसिड, ये रहा अल्कोहल, और फैटी एसिड और अल्कोहल को जोड़े बन गया ईस्टर बॉन्ड। लेकिन क्योंकि अल्कोहल ग्लिसरॉल नहीं है तो तुम इसको वैक्स कहोगे। आई बात समझ में सबको? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। कह रहा है और भी कोई वैक्स है वह? तुम ना सिर्फ इनके नाम याद रखना, ईयर वैक्स, प्लांट वैक्स, सेबम, बी वैक्स, ये सब वैक्स है। कह रहा है और भी कोई एग्जांपल है? कह रहा है बिल्कुल। देखो जैसे कई बार लोगों को ना कोढ़ की बीमारी हो जाती है, जिसको कुष्ठ रोग तुम लोग कहते हो, लेप्रोसी कहते हो। मंदिर मस्जिद के बाहर देखोगे कई सारे लोग होंगे जिनका हाथ पैर गला हुआ होता है। 2 बीमारियों में, टीबी में, ट्यूबरक्लोसिस में और कुष्ठ रोग में, उसका जो बैक्टीरिया है पेशेंट की बॉडी में वैक्स प्रोड्यूस करता है, जिसको वैक्स डी कहते हैं। तो ये 2 तरह के बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होता है। प्रोड्यूस्ड बाई, ध्यान रखिएगा, किससे प्रोड्यूस होता है? बैक्टीरिया ऑफ लेप्रोसी। लेप्रोसी कहते हैं कोढ़, कुष्ठ रोग को, लेप्रोसी एंड ट्यूबर क्यूलोसिस। तो टीबी के और कोढ़ के बैक्टीरिया जो हैं बॉडी में ये प्रोड्यूस करते हैं। एक और है, देखिएगा, कई जानवरों का जो फर होता है, फर मतलब बदन पे जो बाल होते हैं, जैसे जबरीला कुत्ता है, ऐसे कोई बहुत सारा अलग अलग तरह का जानवर होता है जिसकी बॉडी पे खूब सारे फर होते हैं। उसी फर पे भी, एनिमल्स के फर पे भी, उसी फर से जिससे आप ऊन बनाते हो, उस पे जो वैक्स पाया जाता है उसको लैनोलिन कहते हैं। तो लैनोलिन क्या है? तो ध्यान रखिएगा, फॉर्म्स वाटर प्रूफ कोटिंग, और जानवरों के फर पे वाटर प्रूफ कोटिंग बनाता है, फॉर्म्स वाटर प्रूफ कोटिंग ऑन एनिमल फर। तो जानवरों के फर पे ये वाटर प्रूफ कोटिंग बनाता है। सबको समझ में आ गया? बताइए तो जरा। यस सर। यस यस सर। अब सुनो मेरी बात को, आपका ना, देखो, अब जरा एक चीज देखो, इधर देखो, दिखाते हैं तुम लोगों को। जरा देखो इसका टाइप, लिपिड के टाइप। सिंपल लिपिड, सिंपल लिपिड में न्यूट्रल हमने पढ़ लिया है, ग्लिसराइड पढ़ लिया, वैक्स पढ़ लिया। अब कौन सा लिपिड आ रहा है जरा बताओ तो नेक्स्ट? कंजुगेट लिपिड। कॉन्जुगेट लिपिड, उसी को तुम कंपाउंड लिपिड कह रहे हो। कंपाउंड लिपिड में तुम देखोगे कि लिपिड भी होगा और उसके साथ कुछ जुड़ा भी होगा। जैसे पहला एग्जांपल है फॉस्फोलिपिड, लिपिड के साथ फॉस्फेट जुड़ा हुआ होगा।
अब हम लोग कंपाउंड लिपिड पढ़ा जाए सेकंड नंबर, उसके बाद कंपाउंड लिपिड के टाइप और फिर डेराइव्ड लिपिड पढ़ेंगे, ठीक है? पढ़ाएं कंपाउंड लिपिड। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। आइए पढ़ते हैं कंपाउंड लिपिड। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेकंड नंबर कंपाउंड लिपिड, या फिर इसी को कहते हैं हम लोग कॉन्जुगेट लिपिड, कंपाउंड लिपिड या फिर कॉन्जुगेट लिपिड। आपको बताते हैं, इसमें मैंने अभी अभी बताया कि इसमें लिपिड भी होगा, हैव लिपिड प्लस, देखो थोड़ी तबीयत सही नहीं है इसलिए धीरे बोल रहे हैं, हैव लिपिड प्लस नॉन लिपिड पार्ट। इसमें लिपिड पार्ट भी होता है और नॉन लिपिड पार्ट भी होता है। कह रहा और बताइए, जैसे इसका पहला टाइप है, ध्यान दीजिए, इसका जो फर्स्ट टाइप है, टाइप्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, पीछे लिस्ट लिखा हुआ है, वो है फॉस्फोलिपिड। कह रहे फॉस्फोलिपिड क्या है, तो देखो आपको समझाते हैं। जैसे मान लो कि ये हमारा ग्लिसरॉल है, ठीक, ग्लिसरॉल है। ग्लिसरॉल के पास कितने OH ग्रुप होते हैं बोलो तो? 3 होते हैं ना। मान लो हमने यहाँ पे फैटी एसिड जोड़ दिया, और OH पे क्या जुड़ा हुआ होता है बोलो तो? बोलो। फैटी एसिड। फैटी एसिड। फैटी एक एसिड। पे हम लोग फॉस्फेट जोड़ देते हैं, एक पे फॉस्फेट जोड़ देते हैं, तो यही बन गया ग्लिसरॉल और फैटी एसिड जोड़ोगे तो लिपिड। ये दोनों क्या कहलाता है? ये दोनों कहलाता है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड लिपिड कहलाता है। और इसी में तुमने फॉस्फेट भी जोड़ दिया है, तो लिपिड और फॉस्फेट दोनों मिलके क्या कहलाएगा? फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड। ठीक है, फॉस्फोलिपिड कहलाएगा। इसका जो एग्जाम्पल है ना, बड़ा खूबसूरत एग्जाम्पल है, देखिएगा ध्यान से। वो एग्जाम्पल एनसीईआरटी में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उस एग्जाम्पल का नाम है लेसिथीन। ध्यान रखिएगा, लेसिथीन आपको पढ़ाते हैं। लेसिथीन जो है आपके सेल मेम्ब्रेन में पाया जाने वाला फॉस्फोलिपिड है, प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन। आपके सेल मेम्ब्रेन में पाया जाने वाला फॉस्फोलिपिड है। कहिएगा थोड़ा और पढ़ाओ सर। लेसिथीन के पास क्या क्या होता है सुनिए। लेसिथीन के पास होता है ग्लिसरॉल, इसके पास होता है फैटी एसिड, इसके पास होता है फॉस्फोरिक एसिड। चिंता नहीं कीजिए, समझ में आ जाएगा। फॉस्फोरिक एसिड कहते हैं H3PO4 को, प्लस इसमें होता है कॉलिन मॉलेक्यूल। कॉलिन क्या होता है, कभी आपने नाम ही नहीं सुना है। कॉलिन के बारे में बताते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग। आपको ये सब नहीं समझ में आ रहा है, मेरे को पता है नहीं समझ में आ रहा है। सुनिए, आपको लेसिथीन पढ़ना है। लेसिथीन क्या है? एक तरह का फॉस्फोलिपिड है। बताते हैं लेसिथीन कैसा होता है। देखिए, लेसिथीन की अगर कॉम्पोजिशन देखोगे तो उसमें ग्लिसरॉल होता है। तो चलो सबसे पहले एक काम करते हैं, ग्लिसरॉल बनाते हैं। C1 C2 C3 OH, आप जानते हो H H OH H OH H H। ये व्हाइट वाला क्या है जरा बताइए तो? ग्लिसरॉल। अच्छा, मान लो इस ग्लिसरॉल से फैटी एसिड जोड़ना है, तो एक फैटी एसिड बुलाते हैं। फैटी एसिड को RCOH से रिप्रेजेंट करते हैं, याद है तुम लोगों को? यस सर। याद है? यस सर। यस सर। मान लो एक दूसरा फैटी एसिड जोड़ देते हैं, RCOOH। ये रहा, यहाँ पानी निकालो, यहाँ पानी निकालो तुम लोग, यहाँ पानी निकालो। ये कौन सा बॉन्ड बनेगा बोलो तो? ईस्टर फैटी बॉन्ड। एसिड। और ये दोनों क्या है? अरे फैटी एसिड और अल्कोहल जुड़ता है तो क्या बनता है बोलो तो? ईस्टर बॉन्ड बनता है ना। ये दोनों फैटी एसिड है। समझ में आई बात? कह रहे देखो सर, आपने दो चीजें जोड़ दी, ग्लिसरॉल के साथ फैटी एसिड जोड़ दिया, ये बन गया लिपिड। सिंपल लिपिड बन गया या नहीं बन गया बोलो तो? यस सर। देखते चलो। एक काम करते हैं, जो थर्ड है देखो वहां मैं क्या कर रहा हूं, देखना ध्यान से।
जो थर्ड वाला पार्ट है वहां पे फॉस्फोरिक एसिड को बुलाते हैं। फॉस्फोरिक एसिड है H3PO4। देखो तो स्ट्रक्चर जस्टिफाई कर रहा है H3PO4 को, जो मैंने पिंक कलर से बनाया है। यस सर। यहाँ से भी पानी निकल सकता है, -H2O निकल सकता है, और ये फॉस्फोरिक एसिड है पिंक वाला, बोलो तो। यस सर। सर तो तुमने लिपिड में फॉस्फेट जोड़ दिया या नहीं जोड़ दिया, बोलो। यस सर। यस सर। अब एक काम कीजिए, फॉस्फोरिक एसिड के एक हाइड्रोजन को हटाइए राइट हैंड साइड से, इसके एक हाइड्रोजन को हटाइए, और यहाँ पे बड़े ध्यान से देखिए, हम लोग जोड़ते हैं एक बड़ा ही फेमस कंपाउंड जिसको कहते हैं CH2। ये ध्यान रखना है, CH2 N+, और इस N से लगे होते हैं CH3 CH3 CH3। जानते हैं ये ब्लू वाला क्या है? इसमें नाइट्रोजन है। यही है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड कॉलिन का मॉलिक्यूल। और ये स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी में है। ये पूरा का पूरा फिगर किस चीज का है? तो पूरा का पूरा फिगर किस चीज का है, बोलो तो? लेसिथीन का है। यस सर। Yes, sir. सर यही है लेसिथीन मॉलिक्यूल। कितना आसान था बनाना लेसिथीन, देख रहे हो? तुम ग्लिसरॉल बनाओ, फैटी एसिड जोड़ दो, एक पे फॉस्फोरिक एसिड जोड़ दो, फॉस्फोरिक एसिड के साथ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड ऐसा ही होता है वो, कॉलिन जोड़ दो। क्लियर है सबको? यस सर। अब ना मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं लग रही है, एकदम बिल्कुल बोलने का भी मन नहीं कर रहा है। आज की क्लास ना आप लोग इतनी ही रहने दीजिए, अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। आज 10 मिनट पहले छोड़ रहे हैं क्योंकि तबीयत थोड़ी सही नहीं। सर नोट सेंड कर दो। हाँ, मैं नोट्स अभी जस्ट अपलोड कर देता हूँ, मैं नोट्स अपलोड कर सर देता हूँ। टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, ये सर स्लाइड निकालना है 1 मिनट। टाइप्स ऑफ, एक सेकेंड, ये पेज अब मैंने, एक सेकेंड बस मैं निकाल देता हूँ। टाइप्स ऑफ फैटी एसिड का, टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। टाइप्स ऑफ प्रोटीन था या फिर वो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन? अच्छा, टाइप्स ऑफ प्रोटीन वाला, हाँ ठीक, समझ गए। ये देखो यही ना, हाँ बोलो। यस सर। सर हमने सर ये मोनोमेरिक पोलोमेरिक फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास नहीं पढ़े हुए हैं। नहीं पढ़ा है? कहाँ से पढ़ना शुरू किए थे? सर हमें सिर्फ सिंपल प्रोटीन्स और कॉन्जुगेटेड पढ़ाए हुए हैं। अच्छा, कौन से बैच में आप थे? GMD2। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, आप देख लीजिएगा, ये समझ में आ जाएगा। जैसे मोनोमेरिक प्रोटीन क्या होता है, सुनिए। अगर प्रोटीन का सिर्फ एक धागा है, जैसे एक चेन है, एक ही धागा है, पॉलीपेप्टाइड चेन है, तो उसको मोनोमेरिक कहिएगा। हेमोग्लोबिन में देख रहे थे, एक चेन था, दूसरा चेन था, तीसरा चेन था, लेकिन हेमोग्लोबिन भी प्रोटीन ही है ना, तो वो हुआ कि नहीं पॉलीमेरिक, बोलिए तो। यस सर। हेमोग्लोबिन में 4 था ना, तो उसको पॉलीमेरिक कह देंगे। अब देखिए, फर्स्ट क्लास प्रोटीन किसको कहते हैं? जैसे मान लीजिए आपने अंडा खाया, मुर्गा खाया, कोई भी एनिमल प्रोडक्ट खाया, अंडा, मुर्गा, मीट, मछली आपने खाया, और उसको खाने के साथ साथ जितने भी एसेंशियल अमाइनो एसिड हैं आपको मिल गए। एसेंशियल अमाइनो एसिड 8 होते हैं, आपने पढ़ा होगा। अगर वो आपको मिल गए तो आप कहिएगा कि ये तो कंप्लीट प्रोटीन है। एक मुर्गा खाया, 8 अमाइनो एसिड मिल गए जो हमारे लिए जरूरी है। लेकिन मान लीजिए आपने अरहर की दाल खाई, पता चला उसमें सिर्फ 3 एसेंशियल अमाइनो एसिड थे, तो आपको नहीं मिला पूरा अमाइनो एसिड। मान लीजिए आपने मसूर की दाल खाई, मूंग की दाल खाई, तब जाके तीनों मिला के 8 एसेंशियल अमाइनो एसिड दे पाए। तो जितने भी प्लांट प्रोटीन होते हैं ना, वो इनकम्प्लीट होते हैं, उनमें सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड नहीं होते हैं, लेकिन एनिमल प्रोटीन में होते हैं। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है। सिंपल प्रोटीन क्या है? अगर प्रोटीन सिर्फ अकेला है, सिर्फ अमाइनो एसिड से बना हुआ है, तो वो प्रोटीन है। लेकिन मान लो तुमने प्रोटीन के साथ लिपिड जोड़ दिया, तो लाइपोप्रोटीन कहते हो। लिपिड प्लस प्रोटीन, प्रोटीन अलग, लिपिड अलग, दोनों को जोड़ दिए तो ये कॉन्जुगेट हुआ, कोई उसके साथ जुड़ गया है, कॉन्जुगेशन है। यस सर। जो नॉन प्रोटीन पार्ट है ना, जैसे लिपिड नॉन प्रोटीन पार्ट है, इसको प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो मैं कह रहा हूँ ग्लाइकोप्रोटीन, तो ग्लाइको का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन मतलब प्रोटीन, तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जुड़ गया है। समझ में आई बात? सिंपल चीजें हैं, आप देख लेना। यस सर। और कोई तकलीफ किसी को? चलो मिलते हैं, मैं जरा इस पीडीएफ को शेयर कर दूं बच्चों के लिए।
चैनल में अपलोडेड रहेगा, आगे से लिख के ही पढ़ाया करेंगे, क्योंकि यहाँ से जीएमडी वाले आप लोग चाहिए आपको। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। कोई डाउट है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो आप लोग पूछ लीजिए, अभी भी टाइम है। चलिए फिर मिलते हैं अगली। प्रोटीन सर, वो हाँ। प्रोटीन में वो था सर, टर्शरी सर, वो उसकी जो हेलिकल वाला जो है सर, क्या वो उसमें? कैसे देखना सर? लेफ्ट राइट का नहीं पता चल रहा उसमें। लेफ्ट राइट का नहीं पता चल रहा, कोई बात नहीं। अगर वो हेलिक्स जो है ना, अगर वो हेलिक्स क्लॉकवाइज घुमा हुआ है, उसको सामने कभी बता देंगे हम, या फिर अगली क्लास में एक अलग तरीके से तुमको समझा देंगे, चिंता नहीं करो। ठीक है, एक बार फिर से याद दिलाना, 5 मिनट में समझा देंगे। अभी एकदम मूड ही नहीं है पढ़ाने का, वरना अभी पढ़ाए थे, तुमको समझाए थे। जैसे बनाने पे डिपेंड करता है कि तुम किधर से घुमा रहे हो। जैसे मान लो एक सीधा पेन है, तुमने क्या किया, इस सीधे पेन को देखना ध्यान से, ऐसे ऊपर से घुमा घुमा के नीचे लाना शुरू किए, तो तुम ये राइट हैंडेड घुमा रहे हो। लेकिन अगर राइट टू लेफ्ट घुमाते, ऐसे नीचे से घुमाना शुरू करते, इस तरह से ऊपर ले जाते, देख रहे हो तुम लेफ्ट टू राइट घुमा रहे हो, तो ये लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स बनता। आई बात समझ में बबलू? यस सर। ये सीधा पेन है, इसको क्या करो तुम, ऐसे ऐसे पेन को पकड़े हुए हो, ऐसे ऊपर से इसको ऐसे मोड़ना शुरू करो, नीचे की तरफ ऐसे मोड़ मोड़ के लाओ। देख रहे हो, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट लेके आ रहे हो। यस सर। आगे समझा देंगे, चिंता नहीं करो। अभी बहुत सारी तुम राइट हैंडेड हेलिक्स बहुत जगह पे पढ़ोगे, चिंता नहीं करो, मैं ही समझा दूंगा। थैंक यू सर। थैंक यू। ठीक ठीक ठीक। थैंक यू ऑल। पीडीएफ मिल जाएगा आप लोगों को, चिंता नहीं कीजिए अभी तुरंत। थैंक यू सर। थैंक यू ऑल, हैव अ गुड डे। मीटिंग लीव कर दीजिए आप लोग। सर। हाँ बताइए बताइए। सर। सर जैसे अगर इवनिंग में क्लास होती है तो उसका मैसेज कैसे आता है?